स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। और जैसा कि टॉपिक जो है वो जिसमें हम आज एड्रेस करने जा रहे हैं अपनी कैपेसिटीज के मुताबिक, जो भी हमारी हम्बल कैपेसिटी में पॉसिबल हुआ, कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड नीड फॉर फिलोसफी। और मैं शहबाज हैदर। तो जी हमारा टॉपिक है जी करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड नीड फॉर फिलोसफी। पाकिस्तान के लैंडस्केप के मुताबिक हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की करंट कंडीशन क्या है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल कंडीशन देखेंगे, हम पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रिपरेशन जरूरी है। उसके बाद आप ताकि कमेंट कर सकें ज़्यादा बेहतर अंदाज में पॉलिटिकल अरीना में, और तमाम जितने भी डिफरेंट अरीनाज हैं उसके अंदर आपका कमेंट ज़्यादा जस्टिफाइड तब होगा कि जब हम लोग इंटेलेक्चुअली लॉजिक से फिलोसफी से ज़्यादा आगा होंगे। तो इन चीज़ों से भी हमारी आगाही, क्योंकि ओवरऑल फिलोसफी जो है वो, जैसा कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे, कि अवेयरनेस ऑफ रियलिटी है। यानी कि अगर उसको सादा तरीन अल्फाज में अगर पुट किया जाए, और अवेयरनेस ऑफ रियलिटी जितनी बढ़ती जाती है उतनी आपकी जो कॉग्निशन है रियलिटी की, आपका एनालिसिस है, उतना ही इन डेप्थ होता चला जाता है, और आप हर चीज़ को उसकी प्लेस पे रखते हैं और इंटरमिक्स करना छोड़ देते हैं चीज़ों को, और उसी से जस्टिस पैदा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम स्लाइड नंबर 2 पे चलें तो हमारा आगाज़ कहाँ से होता है, कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान पे अगर हम थोड़ा सा कमेंट करें कि अभी अगर हम पाकिस्तान के लैंडस्केप को अगर थोड़ा सा देखते हैं तो हमें क्या चीज़ है, क्या फैक्टर्स हैं कि जो कि थोड़ा सा भी कोई बाशऊर शख्स है जिसको नज़र आ सकते हैं, और वो इन चीज़ों का मुशाहिदा कर सकता है आसानी के साथ। कि इग्नोरेंस है काफ़ी ज़्यादा, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, आपकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और वो किस वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं? मिसप्लेस्ड इमोशंस की वजह से। हमारी जो खित्ता है उसमें इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इमोशंस होना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जब वो मिसप्लेस हो जाते हैं तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फिर मुख्तलिफ सूरतों में निकलती है, कि जो कि केओस पैदा करती है। इमोशंस का राइट इस्तेमाल आपको ठीक जगह पहुंचा देता है, और इमोशंस का गलत इस्तेमाल आपको गलत जगह पहुंचा देता है। तो मिसप्लेस्ड इमोशंस आपको नजर आएगा। इमोशनल नेचर जो है वो बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे लोगों की, एज़ कम्पेयर टू अगर आप दीगर खित्तों के साथ कंपेयर करें तो आपको पाकिस्तान में इमोशन ज़्यादा नज़र आएंगे। तो उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनक्वालिटी आप देखेंगे जो मुख्तलिफ तबकात में एग्जिस्ट करती है, ये तमाम बेसिकली जो है वो लैक ऑफ जस्टिस के डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, लॉलेसनेस है, ये दीगर जितनी भी है। तो ये ओवरऑल अगर हम इसको कहेंगे तो एक अगर जुमले में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये लैक ऑफ जस्टिस है। और हम आगे चल के देखेंगे जस्टिस होता क्या है, और फिर जब उसके एक डेफिनेशन को अगर डिसाइड कर लेंगे, उसको सही तरीके से देख लेंगे, तो उसके बाद हमें आसान हो जाएगा कि इन चीज़ों को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है जस्टिस के साथ। और फिर इन्हीं बुनियादों पर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है अवाम की, वो किन बुनियादों पे होती है? क्या उनके अंदर, जारी बात है, इग्नोरेंस की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से, मिसप्लेस्ड इमोशंस की वजह से उनके अंदर जो है वो डिस्टिंग्विशिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, फर्क नहीं कर सकते। एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरी बात कर रहा है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज में कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रैशनल है, कौन सा ज़्यादा जो है वो मेक सेंस करता है, कौन सा आपको ज़्यादा जो है वो रियलिटी में, हायरार्की में, इस रियलिटी में बेटर पोजीशन दिला सकता है, उसकी जो लैकिंग है हमारे अंदर, कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, वो एक बड़ी चीज़ है कि पीपल जो है एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। मुख्तलिफ लोग उनको मुख्तलिफ स्लोगन्स के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से एक्सप्लॉइट करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और फिर लैक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस, और ये बेसिकली इसकी भी जड़ में असल वजह रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस का ना होना है, कि जस्टिस क्या है, और उसकी रियलाइजेशन का ना होना दीगर तमाम चीज़ों का एक तरह से रूट कॉज ये है, और तमाम चीज़ों का को कॉज कर रहा है दीगर तमाम चीज़ों को। तो मैं चाहूँगा आगे चलेंगे लिहाज भाई। सही। जी अच्छा, इसमें जो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जो पाकिस्तान की अगर एक्सप्लॉयटेशन में उस तमाम चीज़ों में आप देखेंगे, तो पाकिस्तान बना है रिलीजन के नेम। अब आप जो ही कहेंगे कि पाकिस्तान रिलीजन के नेम पे बना है, इसका मतलब है कि उस खित्ते के लोग ऑलरेडी एक सेंटिमेंट रखते थे जिस रिलीजियस स्ट्रक्चर के साथ वो अटैच थे, और इस रिलीजियस स्ट्रक्चर को अपनी आइडेंटिटी समझते हुए उन्होंने एक जिदोजहद स्ट्रगल के जरिए से एक अलग जो है वो एक खित्ते को, एक इंडिपेंडेंट खित्ते को जो है वो उसकी तरफ वो गए।
तो रिलीजन एक प्राइमरी फैक्टर हो जाता है उसके अंदर, कि लोगों के अटैचमेंट है। इस खित्ते से आने से पहले भी जो प्राइमरी फैक्टर था इस खित्ते की तरफ लाने वाला, वो बताते खुद एक जो प्राइमरी था वो रिलीजन था। और फिर उसी रिलीजन को यूज करते हुए एक्सप्लॉयटेशन भी उसी को यूज करते हुए भी है, क्योंकि आप जिस चीज के साथ सबसे ज्यादा अटैच होते हैं उसी के नाम पर ही आपको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट भी किया जा सकता है। आगे अगर हम देखेंगे फंडामेंटलिस्ट अप्रोच जो पैदा होती है वक्त के साथ साथ, सलफीज्म है, वहाबीज्म है, इसके ऊपर वैसे इलियास भाई का बड़ा बेहतरीन काम है। अगर हम थोड़ा सा अगरचे हम डाइग्रेस कर जाएंगे, ये हमारा उसमें है नहीं है कि हम सलफिज्म और वहाबिज्म की तारीख की तरफ जाएं, लेकिन एज अ डॉक्ट्राइन जो है वो इसको यूज किया गया। हम जानते हैं इस पूरी हिस्ट्री को कि किस तरीके से इस थॉट प्रोसेस को इस खित्ते में यूज किया गया, जबकि यहाँ के लोगों की काफी जो टेंडेंसीज थी वो सूफी किस्म की थी। सूफीज्म की तरफ माइल लोग थे और हैं, बल्कि अभी भी हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर राइट सूफी स्ट्रक्चर है वो अपने जो जड़ में, अपनी रूट में, वो फिलोसॉफिकल नहीं है, वो इमोशनल जरूर है। और उसमें आपको एक वो एलिमेंट्स ऑफ डेप्थ उस लिहाज से मिल जाएंगे जो इरफान या तसव्वुफ के लिहाज से होते हैं, बट वो क्योंकि फिलोसॉफिकल नुआंस नहीं रखता और उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, जो थिंकर्स अहले सुन्नत में ज्यादा पैदा हुए हैं सूफीज्म में, वो आपको ज्यादा जो है वो फलसफे से इरफान की तरफ आते हुए नहीं मिलेंगे आपको। डायरेक्टली उन्होंने इंटुइटिव नॉलेज पे रिलाई किया, जबकि जो इरफान है तशय्यो में, वो जो अप्रोच आपको देता है वो आपको देता है फलसफे से इरफान की तरफ। और आपको पहले फिलोसॉफिकली आप अवेयर होते हैं, आप उसके बाद आप जब इरफान के वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो फिर आपका इरफान भी उसी हिसाब से लॉजिकल और स्ट्रक्चरल होगा कि उसके आप बह नहीं जाएंगे किसी एक तरफ, जो मुकाशफात की दुनिया में होता है जो उसमें टेंडेंसीज मौजूद होती। तो जो सूफी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे राइज रहा था कि उसके अंदर क्योंकि फिलोसॉफिकल नुआंस नहीं थी, तो जो दूसरी आइडियोलॉजी उसके मुकाबले में जन्म ली है वो है वहाबीज्म या सल्फिज्म। अब वहाबीज्म और सल्फिज्म जो अपनी फेस वैल्यू में ना लोगों को अपील कर जाती हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर ये वो अगर क्योंकि वो सुपरफिशियल चल रहे होते हैं, और जो आपका जो टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर है, कुरान हो गया, जो डिवाइन टेक्स्ट है, उसकी जो फेस वैल्यू है उसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं वो, यानी कि वो कि शिरक ना करो, और जितने भी उनके स्लोगनरिंग होती है, सारी स्लोगन जितने भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू, लोगों को बड़ी अपील करती है वो चीज। तो उन्हें एक तरह का जो रैशनल अपील उनके लिए क्रिएट होती है वो इस जानिब क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बजाय तो टेक्स्ट ये कहता हुआ नजर आ रहा है, और ये सूफिया जो हरकतें कर रहे हैं, मतलब कि जहरी बात है, जो उनकी जो उन्होंने डिविएट किया सूफिया ने उस स्टैंडर्ड सिराते मुस्तकीम से, स्टैंडर्ड पाथ से। और वो हमने आपको मेंशन किया कि उसकी असल वजह जो है वो नॉन फिलोसॉफिकल होना था, फिलोसॉफिकल उसकी जड़ें नहीं थी, तो उससे हर तरह का फिर एटीट्यूड इमर्ज किया कि जो नॉर्मल देखने वाले इंसान को भी रिपेल करता है। और उस एटीट्यूड को देखते हुए लोग दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। मिडिल में रहना बड़ा मुश्किल होता है, मिडिल में रहने के लिए स्ट्रगल चाहिए। दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए, उनके लिए दूसरी डॉक्ट्राइन जो है वो अपीलिंग हो गई, और इसके नाम पर फिर इसी को फंड किया गया, हर तरह से इसको प्रमोट किया गया, वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको एक्सप्लॉइट किया, यूज किया, हमारी अपनी कंट्री ने एज अ टूल यूज हुई, और वहाबीइज्म जो है वो हमें इमर्ज करता हुआ नजर आता है। और इसी इसी तरीके से ये पूरी सोसाइटी एक एक्सप्लॉइट होती नजर आती है। और इसकी असल जड़ ये है कि हम जस्टिस को नहीं समझ पाए, जस्टिस है क्या, मिडिल पाथ है क्या। ठीक। तो फलसफे का जो सबसे बुनियादी सवाल है एक, वो यही है कि जस्टिस क्या है। जस्टिस से मुराद मतलब आदल क्या है, आदल किस चीज को कहते हैं। और जब से हम इंसान को जानते हैं, इंसान किसी ना किसी हद तक आदल का मुतलाशी होता है, क्योंकि हर बंदा अपने अंदर एक ये जिहत रखता है, अपने अंदर ये रिस्पेक्ट रखता है, अपने अंदर ये थॉट रखता है कि मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, मुझे जस्टिस के तरीके से ट्रीट किया जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है फिर हर इंसान के अंदर कि ये जस्टिस है क्या। तो जस्टिस ये है कि प्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इट्स सूटेबल प्लेस। मतलब हर चीज को उसकी जो उसकी माहियत है, जो कि वो चीज डिजर्व करती है बेसिकली, उसके लिहाज से उसको वहां पे अटैच कर देना। अब बुनियादी तौर पे जिस चीज का जो रोल है, अगर आप उससे वो काम लोगे, उसको उस तरीके से ट्रीट करोगे जिस तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए, तो
उसे आप जस्टिस कहोगे बुनियादी तौर के ऊपर। अब हर चीज का आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से हक होता है, आपके माँ बहन है, आपके खानदान है, आपके दोस्त हैं, वगैरह वगैरह। ये सब जो हैं आपके करीब, आपका इन्वायरमेंट है, वगैरह वगैरह, हर चीज जो भी दुनिया के अंदर वजूद रखती है चीज, वो अपने अंदर एक हक लेके पैदा होती है कि मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो जब आप उसको उस तरीके से ट्रीट करते हो, तो बेसिकली वो जस्टिस है। अब जस्टिस दो तरीके का हो सकता है, क्योंकि हम इंसान की भी दो जिहतें हैं। एक जो जिहत है वो उसकी अंदरून है, और एक उसकी बैरून है। जब हम उसकी अंदरूनी जिहत को देखते हैं, तो जो मजहर अदालत हमारे सामने पेश किया जाता है, वो किसका होता है? वो रूह का होता है बुनियादी तौर के ऊपर। आप इसे रूह कह लें, आप इसे इंसानी सोल कह लें, आप इसे इंसानी साइकी कह लें, जो हमारे अंदर, हमारी ये जो एक कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जो मौजूद है, ये एक एनालिसिस होता है। और दूसरा एनालिसिस क्या होता है कि जो हमारे बुनियादी तौर पर हमारे बाहर जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, और जो सोसाइटी के अंदर जस्टिस पैदा होना है, वो ऐसे ही है कि सारे लोग अपनी सोल के अंदर जस्टिस पैदा करने लग जाएं, तो ग्रेटर लेवल सोसाइटी पे हम खुद ब खुद वो जस्टिस की मैनिफेस्टेशन देखने लग जाएंगे। तो सबसे जो बुनियादी चीज है, सबसे पहली जो बात है, वो है अपनी अपनी सोल का खुद एनालिसिस करना बुनियादी तौर के ऊपर। उसके ऊपर एक बहुत मशहूर कलाम भी है, जिसे कोई कहता है हदीस है वगैरह वगैरह, लेकिन सही कलाम है कि मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बह, कि जिस शख्स ने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपनी सोल को पहचान लिया, अपनी कॉन्शियसनेस को पहचान लिया, और इसके साथ इम्प्लीकेशन ये है कि उसको पहचान के उसको वैसे ट्रीट किया जैसे उसे ट्रीट कर किया जाना चाहिए था, तो उसने अपने रब को पहचान लिया बुनियादी तौर के ऊपर। अब आपकी सोल क्या है? अब आपकी सोल भी जाहिर सी बात है, कोई एक सादी सी रियलिटी तो है नहीं। अब बेशक आप पुराना फलसफा पढ़ें, आप जदीद जदीद से जदीद मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस पढ़ें, न्यूरो साइंस पढ़ें, हर चीज आपको ये बताएगी कि जो आपकी सोल है, वो कोई एक सिंपल सी रियलिटी नहीं है, जो उसके अंदर तह दर तह आपको कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नजर आती है। अब उसके अंदर भी जाहिर सी बात है, अब जब कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है, डिफरेंट जिहाद पैदा हो जाती हैं, अब उनके अंदर भी एक हायरार्की है कि किस चीज को टॉप पे होना चाहिए और किस चीज को टॉप पे नहीं होना चाहिए। ये खुद एक जस्टिस जस्टिस है, क्योंकि जस्टिस क्या डिमांड करता है? हायरार्की, कि जो चीज सबसे आला और सबसे अफजल है वो सबसे ऊपर हो, जो चीज आला और अफजल नहीं है वो उससे उसके सबऑर्डिनेट हो, क्या उसके कमांड के ऊपर काम करे, और ताकि उसको भी सही तरीके से वो भी उसके ऊपर अमल कर सके। अब जो हमारी सोल है, इसके अंदर हमारे पास खाने की भी जरूरियात हैं, पीने की भी जरूरियात हैं, और दीगर किस्म की जिस्मानी जरूरियात भी हैं। फिर हमारी सोल के अंदर हमें ये भी नजर आता है कि एक हद तक हम इमोशनल बींग्स भी हैं, एक हद तक हमारा जो कुछ ना कुछ तनाजुर, जैसे इंसान को कहा जाता है इंसान हैवान नातिक है, तो इंसान के अंदर एक हैवान हैवान वाली जिहत भी मौजूद है। और फिर एक इंसान के अंदर एक एक्सक्लूसिव जिहत मौजूद है, जो कि है किसकी? इंसानियत की जिहत। यानी जब हम कहते हैं हैवान और नातिक, मतलब बोलने वाला जो जानवर है, तो इंसान की जो असल जिहत है वो क्या है? जो उसकी रैशनैलिटी है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है। और यही वो चीज है जो कि हमें बाकी दुनिया के अंदर हर चीज से डिस्टिंग्विश करती है, मतलब डिफरेंट करती है, क्योंकि इतनी दुनिया में इतनी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन बोलने वाला, समझने वाला, सुनने वाला और एनालाइज करने वाली एक ही हकीकत आपको अभी इस दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड के अंदर नजर आएगी, वो इंसान है। तो इंसान अपनी सोल के अंदर जस्टिस तब कायम करता है जब वो अपना ये जो इंटेलेक्ट है इसको सबसे ऊपर रखे, इसको मतलब अपने अंदर इसे रब बनाए एक तरीके से, मतलब कि वो उसको कंट्रोल कर सके बाकी चीजों को, और बाकी सारी चीजें इसके सब ऑर्डिनेट में हो। और जब ये इंटेलेक्ट को हायरार्की के टॉप पे रखेगा, तो फिर क्या होगा? फिर जो सारे ये डिसीजंस लेगा, ये भी इंटेलेक्चुअल लेगा। इसकी बड़ी एक आसान सी, सबसे आसान तरीन आप मिसाल समझें तो, एक बंदा है, अब उसको मालूम है कि मुझे फुला फुला खाना ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब उसका दिल चाहता है कि मैं ये खाना बार बार खाऊं, क्योंकि उसके अंदर जाहिर सी बात है एक अट्रैक्शन है उस चीज के अंदर। तो लेकिन उसका जो दिमाग है वो उसको ये कह रहा है कि नहीं, आपने ये काम नहीं करना। अब अगर वो इंसानों की तरह बिहेव करे, अगर असल में जो इंसानियत का लाजमा है वो उसको मद्देनजर रखे, तो वो
ये जो चाहते हैं उसके अंदर आ रही है, ये जो तमन्ना उसके अंदर पैदा हो रही है, इसको साइड पे रखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अकल ने एक चीज बता दी है कि ये जो चीज है ये असल में मुजरे सेहत है। नो मैटर आपको जितना मर्जी इसके अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, आपने नहीं इसके लिए जाना, आपने ऑर्डर कायम करना है अपनी सोल के अंदर। और यही असल में सबसे बुनियादी जो रिलीजन की बात है वो यही है कि वो आपकी सोल के अंदर, जो आपका दीन है वो आपकी सोल के अंदर ऑर्डर कायम करता है। आप दीन की कोई भी डिक्टेट देख लें कि आपने नमाज पढ़नी है, आपने रोजा रखना है, आपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करना है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो हैं ये आपको जुल्म से बचा रही हैं। ये आपको जुल्म से बचा रही हैं। कुरान में जब भी साथ साथ गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हम क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि हमने अपने अपने नफूस के ऊपर जुल्म कर लिया या रब। कैसे? क्योंकि जो अब गुनाह करना है बुनियादी तौर के ऊपर, वो ये हायरार्की जो है सोल की, जिसमें इंटेलेक्ट सबसे ऊपर आता है, इस हायरार्की को डिस्टर्ब करना है, इसी को जुल्म कहते हैं। ये ऐसी है कि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आपको फील नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि मैं बड़ा सही काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। अब जब आपकी सोसाइटी में फंडामेंटल लेवल पे ये जो लोग हैं वो सारे कुछ ना कुछ ऐसी रियलाइजेशन रख लेते हैं, इसीलिए इस्लाम के अंदर जैसे नमाज है, जैसे हम गैदर होते हैं एक जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं हम, कि साइकोलॉजिकली ये चीज हमें एक दूसरे के साथ बाइंड करे। क्योंकि जब बाइंडिंग पैदा होती है सोसाइटी के अंदर तो फिर सारे कलेक्टिवली एक एक जहत में जा सकते हैं। ठीक है, अब वो जहत जाहिर सी बात है इस्लाम आपको अच्छी जहत पे लेके जाएगा, और इसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके लोग फंडामेंटलिज्म की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन वो जो बाइंडिंग साइकोलॉजी है ये खुद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको एक एंड गोल की तरफ लेके जा सकता है। अब जब हमारी सोसाइटीज में लोगों की सोल के अंदर अगर अगर ये ऑर्डर पैदा होता है, तो फिर जो दूसरा हमारे पास आता है कि एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी के अंदर हमें ऑटोमेटिकली इसकी रिफ्लेक्शन नजर आने लग जाएगी। और बेस्ट सोसाइटी कौन सी है? बेस्ट सोसाइटी वो है जहां पे रैशनैलिटी जो है, जैसे हमने कहा बेस्ट इंसान कौन है, बेस्ट इंसान वो है जिसने पूरी हायरार्की बेहतरीन तरीके से कर दी है, जिसका जब वो खाता है तो वो भी खुदा की रजा के लिए खाता है, जब वो सोता है तब भी खुदा की रजा के लिए सोता है, जब कोई भी वो काम करता है, हर जो उसका काम होता है वो उसके सोल के ऑर्डर के लिए होता है, वो खुदा की रजा के लिए होता है। बेसिकली ये जो दोनों चीजें ये सिनोनिमस है। अब बेस्ट सोसाइटी क्या होगी? बेस्ट सोसाइटी में बिल्कुल एग्जैक्टली ये होगी कि वो अपने अंदर वो ऑर्डर कायम करेगी, खुदा की रजा के लिए वो ये काम करेगी, जाहिर सी बात है। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वो जो सोसाइटी है वो रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड हो, वो जस्टिस के ऊपर बेस्ड हो। जी जी शहबाज भाई, इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। जज़ाकल्लाह सर, आपने बड़ी खूबसूरती से ऑलरेडी बता दिया है। मैं भी थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा जस्टिस के ऊपर, और फिर उससे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि बेसिकली अगर आप जस्टिस को देखें तो वो प्लेसमेंट है किसी भी चीज़ की उस जगह पर जो जगह उसके लिए सूटेबल हो। अब हर इंसान या हर शय कोई भी है, वो अपनी ज़ात में कुछ टेंडेंसीज रखती है, कुछ क्वालिटीज रखती है, और कुछ परफेक्शन रखती है, और साथ ही साथ कुछ रुझानात रखती है। किसी तरफ उसकी नेचुरल टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं और किसी तरह उसकी नेचुरल टेंडेंसीज उस तरह से नहीं होती। तो एक परफेक्ट सोसाइटी में आप उस जगह पर प्लेस किए जाते हो जहां पर रहकर आप परफेक्टली वर्क कर सको, आप उस तरह से दे सको अपना इनपुट कि वो सोसाइटी ओवरऑल मैनिफेस्ट कर सके जस्टिस को। उसमें अगर आपकी इनपुट, मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने इन स्टार्ट बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया, ये मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, जबकि इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रांग सूट नहीं थी, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में मैंने आंखें खोली हैं, तो यहाँ पर हमें जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो है वो 2-3 फील्ड्स दिखाई जाती हैं, और कहा जाता है कि यार खास तौर पे हमारी एज में, तो यानी कि जो अभी जो पिछली थी, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जरी बात है थोड़ा सा इससे मामला चेंज होते जा रहे हैं, अवेयरनेस आती जा रही है। हमारे टाइम पे यही था कि हम ज्यादातर अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने एल्डर्स हैं उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं उनके मुताबिक जाते हैं। कोई कहेगा इंजीनियर बन जाओ, कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ, जबकि आपकी पर्सनल टेंडेंसीज जो है वो कहीं और शायद लाइक कर लूँ। तो इसमें ज्यादातर यही देखा जाता है कि आपकी इज्जत व वकार मुआशरे में कौन सा प्रोफेशन है ज्यादा उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, और फिर आप किस तरफ ज्यादा अर्निंग की तरफ जा रहे हैं और एक अच्छा उसके। लेकिन होता ये है कि उस चक्कर में आप जिस चीज को शायद ज्यादा बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर पाते हैं उसको अबेंडन करके, क्योंकि आपकी वो चीजें कभी डिस्कवर ही नहीं होती। डिस्कवर हो भी जाए तो सही बात है, आप नहीं जा पाते, आपको सोसाइटी उस तरफ जाने नहीं देती, आपके अपने
आगे पीछे जो रिलेशन होते हैं वो आपको उसको डरा देते हैं कि यार इसका तो स्कोप नहीं है, आप इस तरफ जा रहे हो, इस चीज का स्कोप नहीं है और आप इस चीज को परसू करो। हालांकि अगर उस फील्ड में चले जाएं जिसमें आप अच्छे हैं, तो इवन अगर वो उस तरीके से स्कोप ना भी रखती हो, तो क्योंकि आप वहां पर अच्छे हैं तो आप 100% दे पाएंगे या क्लोज टू 100% दे पाएंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्लेस वहां पर ज्यादा अच्छे में बना बना सकेंगे। चाहे कि आप उस फील्ड में जाएं जहां पर आप उस तरीके से हायरार्की में अपनी प्लेसमेंट उस तरह कर नहीं सकते। अब पाकिस्तान में क्योंकि जस्टिस की हालत ऐसी है कि कोई भी किसी भी माइंड के साथ वो कहीं भी घुस जाता है और वो परफॉर्म करके चला जाता है आगे तक, क्योंकि वो जी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ये हो गया है, या इस तरह की कोई भी आपकी प्लेसमेंट हो गई है, और आप अपनी लाइफ गुजार देते हो उसी के साथ। आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिवली चैलेंज आप नहीं होते, इंटेलेक्चुअली आप चैलेंज नहीं होते कि आपको बहुत ज्यादा कोई उसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हो, तो आप इवन एक्सपर्ट ना होके भी, क्योंकि ये बता दें कुछ लैक ऑफ जस्टिस है, इसी से पूरी सोसाइटी का जो करप्शन है जन्म ले रहा है। क्यों ये सोसाइटी में वो बंदा उस जगह पर है नहीं है कि जिसको होना चाहिए था, कोई और उसकी प्लेस ले चुका है, और जिसको कहीं और होना चाहिए था, और यहां से पूरी सोसाइटी का आपका वो केओस जन्म लेता है। तो अगर आप प्लेटो को देखें रिपब्लिक में, वो आपकी जो सोल है उसको 3 फ्रैक्शन में डिवाइड करता है। अगरचे कि ये थोड़ी सी जनरलाइजेशन हो जाएगी, इससे ज्यादा डिपार्टमेंट में डिवाइड हो सकती है, मगर अगर आप मेनली करें तो ये 3 आप डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कहता है आपका एपीटाइट, एपीटाइट में वो हर चीज ले आता है, आपकी खाना पीना, आपकी डिजायर्स जो है, ये तमाम चीजों को एपीटाइट में लेके आता है। दूसरी चीज वो लेके आता है आपकी स्पिरिट, यानी कि आपका जज्बा किस, और वो मिसाल के तौर पर जो आपको कुर्बानी की तरफ, सेक्रीफाइस की तरफ जो धकेलता है, और दूसरी तरफ उसी की मैनिफेस्टेशन एंगर भी होती है आपके अंदर, ये तमाम चीजें, इसको स्पिरिट का नाम देता है। और तीसरी चीज वो कहता है रैशनैलिटी, और ये इन 3 डिपार्टमेंट्स में वो किसी कॉन्शियसनेस को, किसी ह्यूमन सोल को डिवाइड करता है प्लाटो। और वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सोल इन 3 डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है, इसी तरीके से खारिज में जो सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी भी इंसानों से मिलकर बनी है, तो सोसाइटी में भी आपको ये 3 तबकात नजर आएंगे। कौन से 3 तबकात? एक वो जो ज्यादातर प्राइमरीली एपिटाइट पे चल रहे हैं, जिनका ज्यादा लेना देना जो है वो खाने पीने के साथ और जो दूसरी जरूरियाती जिंदगी है उनके साथ है, और वो उसी में गुजार देते हैं, और उनसे उनसे डिमांड भी उतने की ही है। दूसरा तबका जो स्पिरिट पे ज्यादा वर्क करता है, और तीसरा तबका जो रेशनैलिटी पे ज्यादा वर्क करता है। और ये तब जो सोल में 3 तबकात हैं, यही तबकात जब सोसाइटी में जन्म लेते हैं तो इस तरह की 3 हायरार्कीज को, 3 लेयर्स को, जबकि 3 तो हम कह रहे हैं जनरलाइज करें सारी बात है, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको और ज्यादा डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे, मगर हम अगर जनरली कहें तो ये 3 मेनली हैं, यही आपको खारिज में सोसाइटी में नजर आएंगे। अब वहां पर जो फर्दर प्लाटो कमेंट करता है वो कहता है जस्टिस क्या है। जस्टिस इसमें आपको वो जो कहता है वो पूरा आर्ग्यूमेंट है उसका रिपब्लिक में, और वो सारी बात है, मैं पूरा आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पर नहीं लेके आ सकता, उसका मैं खुलासा पेश करूंगा कि क्योंकि हर चीज को उसके मुकाम पे रखना है, तो जो रेशनैलिटी है उसको वो सुप्रीम करार देता है। वो कहता है कि हायरार्की में जो सबसे ऊपर है वो रेशनैलिटी है, और बाकी दोनों को, यानी कि एपिटाइट को और स्पिरिट को, रेशनैलिटी का मातहत होना चाहिए, उसके अंडर रह के वर्क करना चाहिए। अच्छा, जब मैं रेशनैलिटी कह रहा हूँ तो कोई ये ना समझे कि यार ये तो सिर्फ खुश खुश किस्म की रेशनल है, रेशनैलिटी से इमोशंस एक्सक्लूडेड नहीं है। ये एक अलग डिबेट हो जाएगी कि रेशनैलिटी जब हम बात करते हैं तो सारी बात हम इमोशंस भी उसके अंदर वो इंक्लूड करते हैं जो आपको टुवर्ड्स द ग्रेटर गोल पुश करें। तो इमोशंस भी जो रेशनैलिटी के साथ अलाइन करते हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं, यानी कि वो इससे फिर बाहर नहीं। जो मैं बात कर रहा था कि रैशनैलिटी को गवर्न करना चाहिए, और इसके जो 2 डिपार्टमेंट से बाकी एपिटाइट और आपकी स्पिरिट वो इसके मातहत रहनी चाहिए, और जब वो इसके मातहत रहती है तो फिर वो अपनी अपनी डोमेन में परफेक्टली वर्क करती है, अपनी बैलेंस से आउट नहीं होती। अब कोई भी अगर ह्यूमन नेचर की बात करे तो ह्यूमन नेचर खुद इनेटली इस चीज को जानती है कि आप क्या विजडम को प्रेफर करते हैं, इग्नोरेंस को। किसी से भी पूछेंगे जाके वो आपको कहेगा विजडम, चाहे वो जितना मर्जी इग्नोरेंट इंसान हो, वो कभी भी नहीं कहेगा मुझे इग्नोरेंस पसंद है, वो कहेगा विजडम पसंद है। इसी तरीके से आप किसी से भी पूछेंगे कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हर वक्त बस अपनी जो है ना शॉर्ट टर्म सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी हर चीज कर देना और लॉन्ग टर्म ना सोचना, जिसके लिए सेल्फ रिस्ट्रेंट चाहिए होता है, इन दोनों में से प्रेफरेबल कौन सा है?
तो दुनिया का हर इंसान आपको सेल्फ रिस्ट्रेन प्रेफर करने के लिए कहेगा। अब गर्चे की उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होगी, मगर जनरली जब आप पूछेंगे तो वो आपको कहेगा कि हाँ जी मुझे सेल्फ रिस्ट्रेन पसंद है, क्योंकि सेल्फ रिस्ट्रेन हर इंसान करता है अपनी अपनी कैपेसिटी में, हर इंसान, टू अचीव सम लॉन्ग टर्म गोल्स। कुछ ना कुछ वो आजकल अबैंडन करता है, आजकल में यार मैं ये पैसे इधर ना लगा दूं, मैंने ये चीज करनी है, मैं ये ना कर दूं, मैंने आज से 2-3 साल बाद ये करना है। एक लॉन्ग टर्म सोचता है, उस लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शॉर्ट टर्म्स जो गोल होते हैं उसको, उन शॉर्ट टर्म गोल्स को वो स्किप करता है, उनको सेक्रीफाइस करता है अपने लॉन्ग टर्म पे। तो ये भी ह्यूमन इन नेचर है कि वो इस चीज को पसंद करता है। ये बताते खुद उसके अंदर लाइकनेस है, पसंदीदगी है जस्टिस की, या आपकी रैशनैलिटी की, या बैलेंस की। वो बैलेंस चाहता है और इनमें चूज करता है। इसीलिए जो प्लेटो आर्ग्यू करता है, वो ये आर्ग्यू करता है कि आपकी रैशनैलिटी जो है वो गवर्निंग पे होनी चाहिए, वो गवर्न करे और बाकी उसके मातहत न हो, ताकि आप आउट ऑफ बैलेंस ना हो जाएं, किसी चीज में अफरात और तफरीद का शिकार ना हो जाएं। और जिस सोसाइटी में रैशनल जो तबका है वो टॉप पे होगा और गवर्न करेगा बाकी दोनों तबकात पर, वो सोसाइटी बेस्ट सोसाइटी होगी। जिसमें मोस्ट रैशनल, मोस्ट वाइज, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन टॉप पे मौजूद होगा, वो सोसाइटी बेस्ट सोसाइटी होगी। क्योंकि वही सोसाइटी जन्म देगी जस्टिस को उसमें, क्योंकि वो खुद जब उस जगह पर मौजूद है तो ये खुद जस्टिस का नमूना है कि उसको वहां पर होना चाहिए जहां पर वहां पर है वो, जहां पर उसको होना चाहिए। और इसी तरीके से वो फिर डिवाइस करेगा पूरी सोसाइटी में और डिसाइड करेगा इस तरह से कि हर बंदा प्लेस हो सके अपनी अपनी कैपेसिटीज के मुताबिक, अकॉर्डिंगली उस जगह पर जहां पर उसे जाना चाहिए। अब बिलफर्ज किसी को कहीं पर नहीं जाना चाहिए, तो वो स्क्रूटनी ऐसी रखेगा कि कोई बंदा उस जगह क्वालिफाई नहीं कर सकेगा, उस तरफ नहीं जा सकेगा, और जिधर उसको जाना चाहिए वो अल्टीमेटली उस तरफ जाएगा। यानी ये एक माइक्रो लेवल पर आप जाएंगे तो एजुकेशन से लेके हर चीज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा ये जस्टिस, कि जिससे फिर ऐसे दिमाग निकल कर आएंगे कि जिसमें अगर किसी का आर्टिस्टिक माइंड है तो वो आर्ट में जाएगा, और किसी का अगर इंजीनियरिंग माइंड है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, किसी का फिलोसॉफिकल माइंड है तो फिलोसफी में जाएगा, एटसेट्रा। वो अपनी अपनी जगह पर जाकर अपने उसमें काम करेगा और उसको पॉलिश करेगा। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी में जाएंगे तो हम साइकोलॉजी में देखते हैं कि हर इंसान सर्टन डोमेन्स में आप उसको प्लेस कर सकते हैं, बाय लार्ज आप उसको कर सकते हैं इस तरीके से कि सर्टन पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ, और किसी के अंदर किसी एक पर्सनैलिटी टाइप का, ये क्योंकि साइकोलॉजी की बहस है मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी इंसान में किसी एक साइकोलॉजी टाइप की मैनिफेस्टेशन ज्यादा होती है, उसका झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा होता है, किसी एक का किसी दूसरी तरफ ज्यादा होता है, किसी एक का किसी तीसरी तरफ, और उसी के मुताबिक उसके फिर टैलेंट्स उसके उसके साथ कुछ हारमनी में होते हैं और कुछ उसके साथ हारमनी में नहीं होते। और जो उसके साथ हारमनी में होते हैं वो जितना और ज्यादा मेहनत करेगा उसके ऊपर, चाहे जाके कि वो उनके ऊपर जान मारे जो उसके साथ हारमनी में नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो हारमनी क्रिएट कर लेगा, मगर वही जान अगर वहां मारता है जहां पर ऑलरेडी हारमनी में है और मैक्सिमली परफॉर्म कर रहा है, तो और ज्यादा बेहतर नतीजा होता, और ज्यादा सोसाइटी जस्टिस की तरफ जाती, क्योंकि और ज्यादा वो बेटर परफॉर्म कर पाता। चाहे जाके वो उधर अपने आप को डालने की कोशिश करे जहां पे वो ऑलरेडी हारमनी में नहीं है, मगर मुश्किल से हारमनी क्रिएट कर पाएगा। इस तरह से एक जस्ट सोसाइटी इमर्ज करती है, और जिसमें हर जगह उसका जो जहां पे जिसको होना चाहिए वहां पे होता है। और इस सोसाइटी में रैशनैलिटी गवर्निंग प्लेस में होती है। रैशनल माइंड जो है वो गवर्निंग, उसके लिए बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज क्वाइन करता है जो है वो प्लाटो, जिसको फिलोसोफर किंग कहता है। वो अगरचे कि वो आप एक अलग बहस हो जाएगी, मोनार्की होनी चाहिए, डेमोक्रेसी, हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बहस नहीं छेड़नी। अलबत्ता वो शख्स को कहता है कि जो वहाँ पे रूल कर रहा है उसको फिलोसोफर किंग कहता है, क्योंकि वो उसको बाकायदा क्राफ्ट करता है उस करेक्टर को कि वो कैसे निकल के आता है और वो उसको क्यों होना चाहिए वहाँ पर। इसके लिए किसी और सेशन में जाएंगे हम कि पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम डिस्कस कर सकें। तो अभी हम जनरली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जस्टिस को। तो आगे चलेंगे लियास आप जरा। तो आगे हम अगर चलते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा कि रिलीजन पाकिस्तान के ऊपर अब हम फोकस कर रहे हैं, और हम जरूरी नहीं है इसको पाकिस्तान की लैंडस्केप में देखा जाए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हैं और बतौर पाकिस्तानी हम उस लैंडस्केप में इस लैंडस्केप को जस्टिस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली देखेंगे कि क्या चीज़ है जो हमने स्टार्ट मेंशन की, जिसके नाम पर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, जिसके नाम पे बना, और जिस मिसप्लेस्ड इमोशंस की बात हुई इसके साथ कनेक्ट करते हुए हम देखेंगे कि रिलीजन क्या है,
और रिलीजन की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि जस्टिस एक म्यार रख लिया, तो हम जस्टिस की बुनियाद पर ही खुद रिलीजन को भी देखेंगे कि उसकी ट्रू डेफिनेशन, उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू जस्टिस होगी। इसीलिए हम जस्टिस के लेंस से खुद रिलीजन को देखेंगे कि सबसे पहले जो रिलीजन है वो वर्क कैसे करता है, और फिर क्यों एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो एक्सप्लॉइट होने की वजह क्या होती है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिलीजन, मैं आप अपने सेशन जितने भी हो उसमें ये बात जो जिन्होंने सुने, तो क्योंकि ये बैकग्राउंड में स्टार्ट में हमेशा ये चीज़ बात करनी पड़ती है ताकि आप वहां तक पहुंचा सकें, तो इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। लेकिन मैं ये इस पे काफ़ी बात पहले भी कर चुका हूँ, सिंबॉलिक लैंग्वेज पे, कि रिलीजन क्यों सिंबॉलिक तमसीली गुफ्तगू उसका जो है वो मोड इख्तियार करता है। और ये ज़ाहिर बात है, अगर आप अंबिया के डिवाइन फिगर्स हैं जो उनके आइम्मा के अकवाल भी देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वहाँ उनके वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलती हुई नजर आएगी। इवन कुरान में भी पैराबल्स का मेंशन है कि हम पैराबल्स की फॉर्म में इसको रखते हैं, और अंबिया आइम्मा में हम अकूल के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, या अकवाल आपको मिलेंगे। तो रिलीजन जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज का को इख्तियार क्यों करता है, इसको मैं हमेशा एक एग्जाम्पल से समझाता होता हूँ कि एक टीचर है, वो अगर एक क्लास में एंटर होता है और उसकी क्लास में हर तरह की ऑडियंस मौजूद है, हर तरह की जो है वो स्टूडेंट मौजूद है, यानी कि एक यूनिवर्सल किस्म की क्लास है। नॉर्मल किस्म की क्लास कोई रिस्ट्रिक्टेड होती है, मगर क्योंकि रिलीजन की टारगेट ऑडियंस आपने देखनी है, रिलीजन अपना पैगाम पहुंचाना किसको चाह रहा है। क्या वो सिर्फ जो है जो क्वांटम मैकेनिक्स के स्टूडेंट है उन पे वर्क करता है, या वो सिर्फ कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उन पे वर्क करता है। अगर तो उसके टारगेट ऑडियंस सारी है, तो फिर हमें इस क्लास में भी हर किस्म का माइंड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि अपनी जिंदगी के जो गुनागुन उनके मसरूफियात हैं, मशागिल हैं, तो और वो जिस हिसाब से भी अपने माइंड को यूज कर रहे हैं वो वहां पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। अब वो टीचर आता है, उसने पढ़ाना सबको है, वो तो सबको कुछ ना कुछ देना है कि वो स्ट्रक्चर से बाइंड हो जाए, स्ट्रक्चर से बाइंड होकर अपनी नॉलेज की कैपेसिटी के मुताबिक उसको डिराइव कर सकें, और साइकोलॉजिकल बैलेंस हासिल कर सकें, और स्पिरिचुअल बैलेंस हासिल कर सकें, और सोसाइटी में हारमोनी आ सके। और उसकी टारगेट ऑडियंस सारी है। तो वो टीचर जब एंटर होगा तो वो अपनी क्लास के तमाम तबकात को देखते हुए, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि वो किसको सिलेक्ट करके अपनी जो लैंग्वेज है, अपना जो मैसेज है, वो किसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेगा। तो जहरी बात है, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि वो जो तबका जो जो सबसे एवरेज जिसे कह लें, एवरेज है जो, उसके मुताबिक अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा, ना कि वहाँ की जो सबसे क्रीम है इंटेलेक्चुअल तबका है, जो वहाँ पे सिर्फ जो जो फिलोसफी की लैंग्वेज समझता है, या साइंस की लैंग्वेज समझता है, वो अगर उसके मुताबिक गुफ्तगू करना शुरू हो जाएगा, वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, और इनकी कैटेगरीज में जाके इस तरीके से मैसेज रखेगा, तो वहीं पे बैठे हुए जो दूसरे अपराध हैं जो इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखते कि इस बारीकियों में इन चीजों को समझें, वो तो उससे बेजार हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हमारे लिए है नहीं है ये हमारी लाइफ में वर्क ही नहीं करता। तो वो हो जाएंगे जब साइड पे, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो लिमिटेड हो जाएगी। जबकि रिलीजन क्योंकि आपकी सोल में बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, और सोल का बैलेंस मैनिफेस्ट करता है थ्रू आउट इटर्निटी, थ्रू आउट आपका इतना जो है ना इटर्निटी आपकी सोल एग्जिस्ट करती है। तो वो उस हिसाब से उसके टारगेट ऑडियंस तो सारे हैं, क्योंकि जितने भी इंसान है सारे सोल रखते हैं, इसलिए वो अपने मैसेज को सिंप्लीफाई करेगा उस हिसाब से जो वहां पर सबसे सिंपल तबका, जो सिंबॉलिक नोटेशंस जिसके ऊपर, उसके हिसाब से वो सिंबॉलिक उसमें कन्वर्ट करेगा। जिस तरीके से आप एक बच्चे को भी जो है वो जब वो बच्चा नर्सरी में होता है तो आप उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं आप, या उसको जो है ना आसमान की रंगत है जी नीली है, आप उससे उसको ये नहीं कहेंगे जी ये रेले स्कैटरिंग है, असल तो आसमान नीला कोई नहीं है, ये जी वो किस तरीके से फोटॉन्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं और उसको ब्लू लाइट को यूं करते हैं। अब उसको तो ये चीजें नहीं समझ आएंगी। उसके लेवल पर यानी इंसान खुद ये चीज इनहेरेंटली समझते हैं कि इस लेवल पर जब वो चीज उस तरीके से वर्कआउट नहीं करती, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आपको सिंबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और उन सिंबल्स में हकायक होते हैं, उन सिंबल्स के अंदर जो है ना एक रियलिटी होती है, और आप फिर प्रिपेयर करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो रिलीजन का अंदाज गुफ्तगू है वो सिंबॉलिक है, और वो जो और एक वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि जो आपका बाइंड हो सके माइंड उसके साथ, पैटर्न क्रिएट कर सके, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो बीइंग्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, बीइंग्स ऑफ इंटेलेक्ट या फिलोसफी उस तरह से नहीं है कि वो जो है ना
इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही उनके सामने रखी जाएगी तो वो उसके ऊपर अमल करने लग जाएंगे। उनको साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फियर, एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस, बहुत सारी चीजों का जो है ना एडेड एक वो चाहिए होता है फ्लेवर, जिसके बाद जाकर वो किसी चीज को एक हैबिट क्रिएट करते हैं उसकी, और इस हैबिट के हिसाब से वर्क करते हैं, उस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं। इसमें बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, और अगर मैं उसमें मिसाल एक देता होता हूँ, लेकिन वो फिर ज़रा ज़्यादा वो ट्रिकी हो जाएगी और उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो वो मिसाल के तौर पर जानवरों की निजात है, कुत्ता नजिस है। अब लोग कहते हैं यार कुत्ते का क्या कसूर है इसके अंदर, ये वो, और उसको क्यों नजिस कर दिया, जबकि इसकी कोई साइकोलॉजिकल डेप्थ्स हैं जो मैं अब तक समझाऊं, जो मैंने अब तक साइकोलॉजी ह्यूमंस की नोटिस की है इन जानवरों के साथ, और खास तौर पे जो हम पेट्स रखते हैं, ये कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया, तो इनके साथ रिलीजन ने जो आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि थोड़ा डिस्टेंस रहे आपका। अगर वो इंटेलेक्चुअली इस बहस को बड़ा डीपली जाके समझाएगा तो सारी बात है, डीपली तो किसी ने समझना ही नहीं है, पहली बात है। और जब समझना नहीं है तो वो फिर वो चीजें कर बैठेंगे कि जो उनके लिए स्पिरिचुअली केओस का बायस होंगे। इसलिए फिर उनको साइकोलॉजिकल उनके लिए स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं कि ताकि वो इंसान उससे दूर हो जाए। एक इवन इंसान मेरे ख्याल से जो मुसलमान उसमें पैदा हुआ है घराने में, वो कुत्ता नजीसा सुन के इवन अथिस्ट भी हो जाएगा, किसी और उसमें भी चला जाएगा ना, तो कितने अरसे तक शायद वो थोड़ा सा दूर ही रहे कुत्ते से। ये होती है, दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। कैसे आपके अंदर माइंड में उन स्ट्रक्चर्स को इनग्रेंड किया जाता है, कैसे वो स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में मैनिफेस्ट कराए जाते हैं कि आप उससे दूर हो। वो कैसे, यानी थोड़ी दूरी क्यों रखनी है? वो कुत्ता अपनी जात में नजिस नहीं है कि खुदा के निस्बत से नजिस हो, आपके तनासब से नजिस है। अब आपके तनासब से नजिस क्या है? नजिस सारी बात है, एक रिलीजियस टर्म है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखो तो वो आपके लिए केओटिक चीज है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम इसको थोड़ा वेस्टर्न सोसाइटीज की तरफ रुक करके देखेंगे ना, आप आराम सुकून से इस पॉइंट को समझ जाएंगे कि मैं अगला पॉइंट क्या रखना चाह रहा हूँ। आप जब इन जानवरों के साथ, खासतौर पर कुत्ते के साथ, कुत्ते के अंदर एक लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लॉयल्टी होती है, कॉन्शियस लेवल उसका कुत्ते का अच्छा भला ज्यादा है कि वो ह्यूमंस के साथ एक पूरा इंटरेक्शन कर सकता है, कोलैबोरेशन कर सकता है। और फिर जो है वो एक क्यूट सी चीज होती है, क्यूटनेस होती है। और वो क्यूटनेस ऐसी होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक साल का बच्चा या कुछ माह का बच्चा है, वो साल का या कुछ माह का बच्चा जिसके साथ आपकी क्यूटनेस होती है, उसके साथ आप कितना लाड प्यार करते हैं। मगर वही बच्चा जब 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का होता है, आपकी वो जो है ना उस तरह से क्यूट एलिमेंट और वो चीज नहीं रहती, वैनिश करती चली जाती है। मगर क्योंकि ये कॉन्शियस इवॉल्वमेंट, ये कॉन्शियस एवोल्यूशन उस तरीके से आपको ये कुत्ते में तो नहीं नजर आएगा, बिल्ली में तो नजर नहीं आएगा। ये उसी फेज में रहते हैं, हमेशा से उसी एक क्यूटनेस को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आप इनकी तरफ बहुत आसानी से अपने इमोशंस को मोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से आपके इमोशंस इनके साथ जुड़ जाते हैं। और बहुत आसानी से जुड़ने की वजह से होता ये है कि आप ह्यूमंस के साथ जो अपना रिलेशनशिप है ना, वो वीक होने लग जाता है आपका, और ह्यूमन सोसाइटी अपने स्ट्रक्चर में वीक होने लग जाती है। और इसको बड़ा आसानी से आप वेस्टर्न सोसाइटी की देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी जान मारते हैं कुत्तों बिल्लियों पे, मगर उन्हीं के आसपास मतलब लोग वहां पर बाकायदा सेंटर्स इस हिसाब से बने हुए, बूढ़ों को, जब बूढ़े हो जाना तो उनको भिजवा देना सेंटर्स में, या वो अपने 70 80 90 साल में भी खुद सेल्फ स्ट्रगल कर रहे हैं बूढ़े वहां पर। क्योंकि उस बूढ़े के साथ ना एक जान मारने के लिए आपको अपनी सोल के साथ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो सोल की स्ट्रगल आपको जरूरत नहीं है एक बिल्ली के साथ लाड करने के लिए, वो या किसी कुत्ते के साथ लाड करने के लिए। और इस तरीके से आप इनकी तरफ जब रुख मोड़ते हैं तो सोसाइटी की तरफ आपका रुख वीक हो जाता है, और आप एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देते हैं जिसमें वैल्यूज मिसप्लेस्ड हो जाती हैं। और ये वैल्यूज का मिसप्लेस होने, ये मेरा मेरा एक एनालिसिस है। और कोई कहेगा कि बिल्ली तो नजिस नहीं है, फिर कुत्ता सिर्फ क्यों है? बिल्ली के मामले में भी अगर आप अहकामात देखेंगे जाके तो आपको नजर आएगा कि बाल उसके लग जाए आपके उस पर, तो उस तरह से नमाज नहीं होती। और बिल्ली का दूसरी चीज यह है कि बिल्ली ईगोइक होती है, बहुत मीन क्रिएचर है, तो उसके साथ उस तरह का बॉन्ड उस तरह का नहीं बनता जिस तरह का बॉन्ड आपका एक कुत्ते से बनता है। क्योंकि कुत्ता बहुत, जिसे कह लें अगर सादा अल्फाज में, तो चापलूस होता है और बड़ा लॉयल होता है, आपकी जान नहीं उस तरीके से छोड़ता। तो उसके साथ आपका बॉन्ड और गहरा बनता है, बहुत ज्यादा गहरा बनता है, और उसके फिर बड़े एक खतरनाक नतीजे होते हैं ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से ये चीजें इंसानों के सामने रखी जाएं तो इंटेलेक्चुअली वो समझ भी जाएंगे, तो वो दूर नहीं होंगे उस चीज से। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी उस तरह से जो चीज क्रिएट करेगी एक साइकोलॉजिकल रिस्ट्रेंट,
नजीस है, इसके करीब नहीं जाना, इसको करोगे तो फिर ये करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, वट एवर जो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोसीजर है, वो एक ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट करता है आपके आपके अंदर कि आप ऑलरेडी उस चीज से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये एक पहलू है, मतलब ये मैंने एक पहलू पे इतना इतना जो है वो एक्सप्लोर किया। इसके अलावा हजार और पहलू हो सकते हैं जिस पे मेरी नजर उस तरह से ना हो। तो एक तो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में गुफ्तगू करता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, साइकोलॉजिकल अपील अपील क्रिएट करता है लोगों के लिए। और फिर जैसा कि मैंने बात की कि हायरार्की ऑफ इंटेलेक्ट्स के लिए, और उसमें फिर हायरार्की ऑफ इंटेलेक्ट्स में उस क्लास में बैठे हुए जो जितने भी डिफरेंट लोग हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उससे डिराइव करेंगे जो भी मीनिंग डिराइव करना है। और वहां पर बैठा हुआ एक बूली सीना, वहां पर बैठा हुआ एक आइंस्टाइन, वहां पे बैठा हुआ एक बड़ा दिमाग उन्हीं सिंबल्स के अंदर जाकर उनकी गहराइयां एक्सप्लोर करेगा, जबकि एक नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन उसके सिंबल से अटैच होके अपना जो ऑर्डर ऑफ द सोल है डिराइव करेगा, क्योंकि उसको उतना ही नॉलेज काफी है उसके ऑर्डर के लिए। जो जो नॉलेज बढ़ता है आपकी दोनों कैपेसिटीज बढ़ती जाती हैं, ऑर्डर की भी केओस की भी, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बोली सीना को फायदे में रह गया या एक आइंस्टाइन फायदे में रह गया कि उसको ज्यादा दे दिया गया। उसका टेस्ट भी ज्यादा है, उसकी स्ट्रगल भी ज्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उस हिसाब से आपकी एक्शन की डिमांड भी बढ़ती जाती है टू मेंटेन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सोल, टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द सोल। तो हायरार्की ऑफ इंटेलेक्ट्स का आर्ग्यूमेंट आ गया। और फिर ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ इंटेलेक्ट्स है कि थ्रू आउट आपका फेज जहां से स्टार्ट होता है, एक इंसान पत्थर रगड़ के आग जो है जला रहा है, और उसके बाद आप चलते चलते आज पहुंचे हैं, सेटेलाइट आप छोड़ रहे हैं। अगर ये चीजें जो आप देख रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल पॉन्डरिंग से, अपनी जो अकली जस्तजू से आपने हजारों साल में डिस्कवर किया है। एक डिवाइन फिगर आके मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम, जिनको कुरान कहता है कि तमाम अस्मा सिफात इलाही की जो है वो कायम था उनके पास। अगर वो मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम या कोई और प्रॉफिट अपने दौर के लोगों को आके, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि कार बनाने का तरीका बताना शुरू कर देते हैं, या रॉकेट बनाने का तरीका बताना शुरू कर देते हैं, बिजली बनाने का, एक तो उनकी इनकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस तरफ पहुंची नहीं है। अभी बहुत वक्त दरकार है कि वो एक वन आफ्टर अनदर डिस्कवरीज करते 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 हजार साल लेके यहाँ पे पहुंचे, जो कि जेनेटिकली भी आगे ट्रांसफर हो रही है। अगले बच्चे आपके वो चीज जेनेटिकली बाय कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं अपने वालिदैन से, और फिर और ज्यादा वो चीजें इनग्रेंड होती जा रही है ह्यूमन स्ट्रक्चर में, वो ऐसी फेंक दी जाए उनके ऊपर कि जी इस तरीके से, तो एक तो उनको समझ ही नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये है कि वो उस चीज, जब आप उसके सामने कोई भी चीज एज इट इज रख देंगे तो वो अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। वो वहां पर ये समझेंगे कि हम ये चीज तो कर ही नहीं सकते, ये भी एक अपनी जात में एक मिरेकल है, कि क्योंकि उनके टाइम से बहुत एडवांस चीज है जो उनके सामने रखी जा रही है। तो वो उसको एक मिरेकल समझ के सारा चीज मामला डाल देंगे किसके ऊपर, एक डिवाइन फिगर के ऊपर, कि ये काम तो यही कर सकता है, जो कि अकली जमूद का शिकार हो जाएगी पूरी ह्यूमैनिटी, और वो एक्सप्लोर ही नहीं करेगी, उस तरफ जाएगी नहीं। तो जो जो ट्रूथ्स है वो एज इट इज बम्बार्ड नहीं किए जाते, सिंबॉलिक लैंग्वेज में, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरीके से रखे जाते हैं कि विद टाइम आप उसको एक्सप्लोर करें। हाँ, आप खुद आइमा में भी अगर डिस्कशंस देखेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ डिस्कशन नजर आएगी। उन्हीं के दौर में, उस दौर के हिसाब से बहुत जहीन बंदा उनको इनकाउंटर करता है, उनके सामने आता है, तो आपको आर्ग्यूमेंट इंटायरली चेंज होता नजर आएगा। बहुत बेहतरीन आर्ग्यूमेंट नजर आएगा, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट नजर आएगा, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, खुद रसूल पाक की अपने दौर के मुल्हिदीन के साथ बहुत जबरदस्त डिस्कशंस है। लेकिन हर किसी के साथ उस तरीके का वो नहीं होगा मामला। तो आपकी जो ये ह्यूमन एवोल्यूशन है बजाते खुद, आप अगर एक बच्चे को उठ के पानी भी ना पीने दें, उसको बिस्तर पे ही दें और कहें कि तुम नहीं पी सकते हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, और हर चीज उसको करें, इतना पैम्पर करें, तो वो तो छोटे चीज से भी डरेगा, वो इंटेलेक्चुअली पॉवर्टी का शिकार हो जाएगा और इंटेलेक्चुअल जमूद का शिकार हो जाएगा। इस चीज से, और इंसान का कमाल यही है कि वो, इसीलिए तो कुरान भी जगह जगह, रेवलेशन भी जगह जगह आपको गौर करने का कहती है, गौर फिक्र करने का कहती है, वो बता क्यों नहीं देती, अगरचे कि बताना बताते खुद, मैं एक जस्ट रिफ्रेज कर रहा हूँ, ट्रूथ इन इटसेल्फ बहुत इनफाइनाइट है, तो उस तरह से तो बताया नहीं जा सकता, उसके लिए तो एक किताब काफी नहीं है। लेकिन मैं टू से इट इन दैट वे के कुरान पॉन्डरिंग क्यों करवा रहा है कि इस पे गौर करो, इस पे गौर करो, गौर फिक्र करो, तफक्कर करो, अहले अकल को क्यों प्रोवोक करता है, वो बता क्यों नहीं देता कि इसमें जिस पर मैं गौर करा रहा हूँ हकीकत में यहाँ पे है क्या। तो असल इंसानी कमाल ही गौर फिक्र में है। सिंबॉलिक लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इस तमाम की जो एक्सप्लोरेशन है वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम होगी, और आप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटीज की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इंसान एज अ पूरी ह्यूमैनिटी, जिसको हीगल भी कहता है। हीगल अपने उसमें जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का एनालिसिस जब पेश करता है तो वो कहता है कि
जो हिस्ट्री है वो, एक सेकंड अगर, जी, जो हिस्ट्री है वो इस तरीके से वर्कआउट करती है कि उसको एक आइडिया का नाम देता है कि एक ग्रेटर आइडिया है, और उस ग्रेटर आइडिया की हर मोमेंट पे एक मैनिफेस्टेशन होती है जो एक खास वक्त और एक खास टाइम और एक खास सोसाइटी को डिपिक्ट कर रही है, उसका इजहार कर रही है। और एक ग्रेटर आइडिया है कि जिसकी तरफ सोसाइटी या हिस्ट्री प्रोसीड कर रही है, जा किस तरफ रही है, ह्यूमंस इंटेलेक्चुअली जा किस तरफ रहे, वो कहता है कि हर मोमेंट पे एक सिंथेसिस एग्जिस्ट करता है और एक सॉरी एक थीसिस एग्जिस्ट करता है, और एक जो थीसिस है कि जो एक डोमिनेंट थिंकिंग है, डोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो रूल कर रहा है, जो लोगों में प्रिवेल कर रहा है। और फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खास तबके को उनकी उनकी कॉन्शियस जो अवेयरनेस है, जो वो तबका थोड़ा सा इवॉल्व कर गया, कॉन्शियसली ज्यादा बेहतर समझ रहा है, उनको वो भाती नहीं, उनको पसंद नहीं आती, तो वो उसका एक एंटी थीसिस क्रिएट होने लग जाता है उसके मुकाबले में। और वो एंटी थीसिस स्टार्ट में तो इतना वीक होता है कि थीसिस जो है वो उसको बड़ा दबा के रखता है और थीसिस उस पर हावी रहता है। लेकिन ये एंटी थीसिस, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक जगह पर रह ही नहीं सकती, वो उसमें आगे जाना ही जाना है। तो ये एंटी थीसिस इन द मीन वाइल स्ट्रांग होता रहता है, स्ट्रांग होता रहता है, स्ट्रांग होता रहता है, यहाँ तक इतना स्ट्रांग होता है कि ये टकराता है जाके थीसिस के साथ, और थीसिस और एंटी थीसिस के टकराव से एक नेक्स्ट चीज जन्म लेती है जिसको वो सिंथेसिस का नाम देता है। और इस सिंथेसिस में पिछले दोनों थीसिस और एंटी थीसिस के जो दोनों के, यानी कि सिर्फ एंटी थीसिस के नहीं, थीसिस के और एंटी थीसिस के दोनों के जो अच्छे एलिमेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, और जो बुरे एलिमेंट्स हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। और ये सिंथेसिस जो है वो जो है ना, अब ये नया थीसिस बन जाता है, और ये नया थीसिस के लिए एक और एंटी थीसिस आता है, और ये लड़ते रहते हैं आपस में। और इस तरीके से हिस्ट्री आप आगे की तरफ प्रोसीड करती है कि हर वक्त एक प्रिवेलेंट आइडिया होता है, उसके मुकाबले का आइडिया खड़ा होता है, और फिर उन आइडियाज के क्लैश से आप नए आइडियाज को जन्म देते रहते हैं। इस तरीके से आप रियलिटी को डीपली एक्सप्लोर करते चले जाते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। आगे चलिएगा इलियास। जी हाँ इलियास भाई, जी अब आप आगे कंटिन्यू कीजिए। जी। तो अब आगे थोड़ा सा हम फलसफे का तारुफ देख लेते हैं, क्योंकि ये जो लफ्ज होता है ये कुछ लोगों को, मतलब कि कुछ क्या, बड़े हमारे एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे लोगों को ये चीज थोड़ी खौफजदा कर देती है कि ये पता नहीं हमें क्या पढ़ाने लग गया फलसफा। तो देखें, फलसफा जो सबसे बुनियादी तौर पे फलसफा कुछ भी नहीं है सिवाय जो आपके पास अकली डिक्टेट्स है ना, डिक्टेट्स ऑफ रीजन है, थ्री लॉज ऑफ लॉजिक जो है उनको इस्तेमाल करना। अब थ्री लॉज ऑफ लॉजिक बुनियादी तौर पे क्या है? आपके पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि एक चीज जो है वो है एक, ये मतलब कितनी सादा बात है कि एक चीज अपनी ही चीज की आइन होती है। मैं हूँ, आप हैं, ये जो आपके सामने टेबल पड़ा है वो है, मैं लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है। ऐसी हर चीज अपने आइन होती है। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या होता है, और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ये दोनों एक ही तरीके की चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि या तो एक चीज वजूद रखती है या तो एक चीज वजूद नहीं रखती। अब जितना भी जैसे आप कह रहे हैं फलसफा है, वो सारा का सारा इस ही रियलिटी से, इन दो लॉज हैं बुनियादी तौर के ऊपर, आइडेंटिटी और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और एक्सक्लूडेड मिडल, ये असल में एक ही लॉ है जिसकी दो साइड्स है। तो हर जो ट्रुथ है वो इन्हीं के ऊपर बेस कर रहा है। कुरान के भी जितना हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अंदर हमें बार बार ये नजर आती है, ये थीम, जैसे एक आयत आपको पेश कर देते हैं कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युक़िनून, के आया इन्होंने खुद बनाया है अपने आप को, या इनका कोई खालिक है। मतलब बुनियादी तौर पे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो आप खुद बने हुए हो या आपको किसी और चीज ने बनाया है बुनियादी तौर के ऊपर। तो फलसफा है ही ये इन इन लॉज का नाम, और इन लॉज से जो इस्तेंबात किया जाता है, जो इस्तदलाल किया जाता है, जो इन्फ्रेंसेस लिए जाते हैं, उसका नाम। अच्छा, और जब जाहिर सी बात, अब ये अकल है, और अकल जो है वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, क्योंकि अब ये भी आपको कुरान के अंदर भी बार बार नजर आता है कि अफला याकिलून। अब ये बात तो कुफार को भी क्या कही जा रही है कि अफला याकिलून, वो क्या वो सोचते नहीं, अफला यतदब्बरून। फिर साथ कहा जा रहा है अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। तो ये तो कुरान खुद कहता है, और ये बात हमें बदीही तौर पे मालूम है कि हर इंसान के पास अपना शेयर ऑफ अकल मौजूद है।
अब चूंकि हर इंसान के पास अपना शेयर ऑफ अकल मौजूद है, तो ये बात ग्रीक्स ने भी एक्सप्लोर की, जहां तक उनकी अकल उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने इस फलसफे को एक्सप्लोर किया। और ये सिर्फ ग्रीक्स ने ही नहीं, बल्कि आप बाकी सिविलाइजेशंस देखें, यूनिवर्सली आपको ये फिनोमेना नजर आएगा। चाइनीज हो गए, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके अंदर, हिंदू, इन सब ने अपनी बेसिस के अंदर मोनोथेइज्म को एक्सप्लोर किया। वो बात की बात है कि कैसे उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी फिल्ट्रेशन कैसे हुई, वो अलग बात है। लेकिन अफ्रीकन रिलीजन वगैरह वगैरह, इन ये सब अपनी हकीकत में किसी ना किसी हद तक मोनोथेइज्म, खुदा के एक होने तक, ये अपनी अकल के इस्तेमाल से पहुंचे, और ये हमें एक्सप्लोर्ड बाय ग्रीक्स मिलता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब हम ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो अगर आप ये कहते हो एक प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट है, वो जो रसूल है, या वो जो रसूल को जो इल्म मालूम है, अगर रसूल ने आगे किसी को सिखाया है, तो वो तमाम अफराद ऐसे होंगे जो कि इस हक को मुतलक तरीके से जानते होंगे। और जाहिर सी बात है, फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह भी ये सारी हकायक जानते थे, और आइम्मा भी ये सारे हकायक जानते थे। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप अगर उनकी, हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर हम कुरान को भी देखें, और यहाँ तक कि हम जो खुतबात वगैरह को भी देखें, तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। बल्कि ये बात इतनी वाज़ेह है कि इस पर जो एथिस्ट भी हैं, जो वेस्टर्न एकेडमिया के अंदर मुल्हिद भी हैं, उनका भी बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो ये आर्ग्यू करता है कि बेशक जो कुरान का मिल्यू है, मिल्यू कहते हैं कि जिसमें कुरान प्रेजेंट किया गया, उसके अंदर ये जो फलसफाना आइडियाज थे, ये मौजूद थे। ये फिलहाल की जो लेटेस्ट बिल्कुल रिसर्च है, जो 2020 में, 21 में, 22 में, अभी 23 में जो पब्लिश होगी, ये उसके अंदर ये फाइंडिंग्स है बुनियादी तौर पे। अब लेकिन हमें फिर जाहिर सी बात है प्रॉपर फलसफियों से भी मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फलसफी पर्सनैलिटी आती है, वो है जाबिर बिन हयान की। जाबिर बिन हयान जो थे, वो इमाम जाफर के शागिर्द थे। और ये जाबिर बिन हयान जो है, इनके हमारे पास नुस्खे मौजूद हैं अभी भी, कि जिसमें ये रिवायत करते हैं कि इमाम सादिक ने मुझे ये बात कही, और ऐसे 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 मतलब मैंने ये किताबें वगैरह लिखी। तो इन ये सबसे पहले आप इसे कह सकते हैं, ये सबसे पहले फलसफी थे जाबिर बिन हयान। और ये भी साहिब इमाम जाफर से थे। तो फिर आगे इब्न सीना है, फराबी हैं, सोहरावर्दी हैं, मीर दमाद हैं, मीर फिंदरिस्की हैं, मुल्ला सदरा हैं। और इन सब के बारे में सवाए इब्न सीना के ऊपर कोई थोड़ा सा इश्काल कर सकता है कि शायद ये जो थे ना, इनके इंक्लिनेशन थोड़ी सी दूसरी तरफ हो गई थी। लेकिन इसके ऊपर भी एक किताब, बड़ी तफसीली मकाला मौजूद है, जो ये साबित करता है कि ये इनका भी जो भी जिस तरफ रागिब थे, वो तशय्युओ की तरफ ही रागिब थे। बाकी सबका हमें मालूम है कि ये सारे अहले तशय्युओ से ही ये ताल्लुक रखते थे। बल्कि फराबी की एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है मदीनतुल फातिला, जिसके अंदर फराबी, जैसे ये जो हमने पूरी ये भी बात की है ना, इंटेलेक्ट्स की हायरार्की होती है, और परफेक्ट स्टेट कैसे पैदा होता है, और जुल्म क्या चीज होती है। तो फराबी जो है, वो अपनी मदीनतुल फादिला में ये पूरी बात एक्सप्लेन करने के बाद, फिर वो कहते हैं कि इमाम मुबीन जो है, और इमाम हकीम जो है, इसी वजह से जो इमाम अल हकीम है, उसे हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन शख्स है जो कि हुकूमत कर सकता है, और दुनिया के अंदर जस्टिस कायम कर सकता है। और इसी वजह से जो फलसफा है बुनियादी तौर पे, क्योंकि अकल का इस्तेमाल है, तो ये सबसे बुनियादी फील्ड है असल में। क्योंकि अकल के इस्तेमाल से ही आपको साइंस समझ आती है, अकल के इस्तेमाल से ही आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह बाकी सारी चीजें समझ आती हैं। इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल फील्ड्स, उम्महात में से भी कहा, बल्कि कहा जाता है। कई उम्महात कहते हैं, कई कहते हैं। जो उम्महात में से कहते हैं, वो थोड़ा सा और भी ऐड कर देंगे, जैसे रियाती वगैरह को ऐड कर देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो फलसफा है, और जाहिर सी बात है, जब आप मंतिक को पढ़ें, तो जितना मैथ भी है, वो भी आपको यही नजर आएगा। आप जो यहाँ पे मैथमेटिशियंस हैं, कोई मैथ से ताल्लुक रखता है, उसको ये बात मालूम होगी कि जो आपका पूरा मैथ है, वो किस बात के ऊपर बेस्ड है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है, और आपका किसके ऊपर, सिंबॉलिक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, बुनियादी तौर के ऊपर। और तो जब आपको ये उलूम, ये इल्म जो है फलसफे का बुनियादी तौर पे, ये जब आपको समझ आ जाएगा, तो आपके अंदर वो रीजनिंग कैपेसिटी पैदा हो जाएगी, जिससे आप बाकी उलूम को भी समझ सकते हैं, और बाकी उलूम को भी क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मतलब क्या हक है और क्या हक नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे एक फलसफे का एक तरीके से एक तारुफ है फलसफे का। और
यही असल वजह है, क्योंकि फलसफा इतना फंडामेंटल है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको समझने की एहतियाज है। क्योंकि जब तक हमें इसकी एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ आएगी, तब तक हम आगे नहीं समझ सकते। आगे हम बिल्कुल हमें समझ ही नहीं आएगी किसी और सब्जेक्ट की। यहाँ तक कि अभी भी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वगैरह वगैरह, वो किसी ना किसी हद तक फलसफा पढ़ रहे हैं। अगर आपको अपनी कोई किताबें याद हो पुरानी, तो आप देखें बुलियन लॉजिक जो है सारी, वो बुनियादी तौर पर बुलियन लॉजिक क्या है? बुलियन खुद एक क्या कहते हैं, लॉजिशियन था। लॉजिक किसका पार्ट है? फलसफे का पार्ट है। ऐसे ही जो आपको बाकी नजर आते हैं, अभी न्यूटन आपको नजर आता है, न्यूटन खुद, ये जाबिर बिन हयान की जो किताबें, जो हमें नाम लिया, जाबिर बिन हयान की किताबें न्यूटन पढ़ता रहा। बल्कि जब न्यूटन को जाबिर बिन हयान की जो फील्ड थी, एल्केमी, केमिस्ट्री जो थी, वो ज्यादा पसंद थी ओवर जो जो फिजिक्स और मैथ्स करते थे, वो ज्यादा टाइम इसको देते थे, फिजिक्स मैथ्स को कम टाइम देते थे। तो ये बड़ी बात मालूम नहीं है लोगों को। ऐसे ही बॉयल का जिक्र आता है, जो बहुत बड़े केमिस्ट थे, मॉडर्न केमिस्ट्री का जिन्हें बानी कहा जाता है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही जाबिर बिन हयान से उन्होंने इस्तेफादा किया था। और ये नोटेड बात है, इसके ऊपर सोर्सेज भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन की लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स थे बुनियादी तौर के ऊपर। तो इतना फार रीचिंग इन्फ्लुएंस रहा है इन लोगों का, जाबिर बिन हयान का, इब्न सीना का, फराबी का, अभी इसमें इब्न तुफैल भी हैं। उनकी राइटिंग्स जो है, इब्न तुफैल का एक नॉवल था जिसका नाम था हई इब्न यक़ज़ान, जिसके अंदर वो इस्लामी फलसफे की बुनियाद को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फितरत के जैसे कुरान में है ना, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, तो फितरत के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई है। तो हमारा जो फितरत का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल ये जो अभी आपको ये, अगर थोड़ा आप डेप्थ में जाए, आपको ये समझने की जरूरत है कि आजकल इस कॉन्सेप्ट को बड़ा हाईजैक किया जा रहा है, खास करके जो वहाबी हमारे पास फंडामेंटलिस्ट है, सलफी है, क्योंकि उनके पास कोई आर्गुमेंट तो मौजूद नहीं है, तो वो फिर कहते हैं कि खुदा के अंदर जो बिलीफ है ना, वो फितरत है। और जितनी भी हमारी थियोलॉजी है ना, वो बस वो फितरत है। लेकिन जो असल फितरत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, वो इस्लामी फिलोसफर्स ने कराया है, सही, जिसको एक्सप्लेन किया है। और हईब ने ने किताब लिखी कि एक बंदा एक आइलैंड के अंदर पैदा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, अभी सोशियोलॉजी में भी आप पढ़ सकते हैं, फेरल चिल्ड्रन इन्हें हम कहते हैं, कि वो ऐसे आइलैंड में पैदा हो जाता है, और अब उसे कैसे हकाइक पता चलते हैं, कैसे उसे दुनिया के बारे में पता चलता है, सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए। किसी वो बाहर वाले बंदे से बात नहीं करता, सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल करता है, जो हई होता है। अब और ये जो हई इब्न यक़ज़ान था, ये फिर लोगों ने पढ़ा। अगर अब आप कोई वेस्टर्न फिलॉसफी से ताल्लुक रखता है, तो इसको ये मालूम होगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत बड़ी डिबेट है एम्पिरिसिज्म की और रैशनलिज्म की। लिबरलिज्म के जो बानी है, जैसे स्टुअर्ट मिल है, या ये अपना जॉन लॉक है, या दूसरी तरफ आपके पास जो रियलिज्म वाले आते हैं, थॉमस हॉब्स है, जॉन जॉक रूसो है, ये जितने भी हैं, स्पिनोजा है, डेकार्ट है, ये सब जो थे, इन सबको मालूम था, इन्होंने हई इब्न यक़ज़ान पढ़ा हुआ था। हई इब्न यक़ज़ान पढ़ने के बाद इन्होंने ये बुनियादी तौर पे डिबेट किया कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर मतलब फितरत क्या होती है। फितरत के ऊपर फिर बहुत डिबेट चली 17वीं और 18वीं और 16वीं 17वीं और 18वीं सदी के अंदर, यूरोप के अंदर, ये हई इब्न यक़ज़ान को पढ़ने की वजह से। तो इन लोगों का आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इन मुसलमानों का। और फिर आपको जाहिर सी बात है, अब इनके बिलीफ सिस्टम में भी आपको एक यूनिटी नजर आ रही है कि ये क्या थे। इन सबका एक तरीके का बिलीफ सिस्टम था, और उसकी भी एक वजह है कि जब आप रैशनैलिटी को समझते हो, तो फिर वो आपको क्लोजर टू द ट्रुथ लेके जाने लग जाती है। तो इसलिए फिर इनका जो बिलीफ सिस्टम था, वो भी इन सबका एक था। तो ये आज एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसा हेरिटेज है, जो हम भूल चुके हैं। हम हमें कोई आके बताए इन लोगों के बारे, हमें खुद नहीं मालूम होगा, ठीक है, हमें नहीं मालूम होगा, बाकी हमें क्या उम्मीद के कोई फंडामेंटलिस्ट किस्म का हो, या कोई वहाबी हो, या सलफी हो, या कोई भी और हो, उसको मालूम हो। जब हमें ही मालूम नहीं है, तो बाकियों को कैसे ये हकायक मालूम होंगे, या उन्हें कैसे आज पाकिस्तान के अंदर, हम थोड़ा सा हम उसकी तरफ वापस आए, तो पाकिस्तान के अंदर हाईजैक कर लिया गया पूरे इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को, ठीक है। और आपको किन किन का नाम नजर आ रहा है, पता नहीं आपको उन फिगर्स का नाम नजर आ रहा होगा, जो बिल्कुल फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इन फिगर्स का नाम आपको स्कूल की शायद किताबों में तो मिल जाए, एक वो हल्के से डब्बे के अंदर, कि जाबिर बिन हयान ने ये किया था, या इब्न सीना ने ये किया था। लेकिन इनके वर्क्स या इनका जो पूरा थॉट था, उसके बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मुसलमानों को भी ये नहीं पता होगा कि स्पिनोजा जैसे, न्यूटन जैसे, लाइबनीज ने कैलकुलस इजाद किया था, न्यूटन ने भी कैलकुलस इजाद किया था। यहाँ तक कि आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन स्पिनोजा से बहुत इंस्पायर्ड था।
तो इन इन सब लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसने इन्फ्लुएंस किया, ये किसी को याद नहीं होगा, किसी कोई इस बात को समझेगा भी नहीं। तो ये इसलिए ये फ़लसफ़ा ना सिर्फ़ हमारे लिए ज़ाहिर-सी बात है ट्रुथ जानने के तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक सेकेंडरी पर्पज़ ये है कि जो हमारा पूरा हेरिटेज है, जो इतना लंबा हमारा हेरिटेज है, और इसी तरीके से जो सूफियाना रवायत भी पाकिस्तान में भी आई है, और भला हालाँकि पाकिस्तान के अंदर भी जो साइंटिस्ट थे, पाकिस्तान के अंदर भी अब जो अल-बेरूनी थे वो भी यहाँ से ताल्लुक यहाँ पे थे, और बाकी उसके बाद भी हमारे पास तफज़्ज़ुल हुसैन कश्मीरी साहब और भी हमारे पास लोग आए हैं जो कि जिन्होंने साइंस के ऊपर काम किया, लेकिन ये सारी चीज़ें हम भूल गए हैं क्योंकि हमने ये जो पूरी रवायत है उसको ही भुला दिया है पूरे तरीके से। तो हमें इसकी तरफ भी रिविज़िटेशन की ज़रूरत है, ताकि इसको भी एज़ अ बेस इस्तेमाल करके हम आगे आगे जा सकें, आगे एक प्रोग्रेशन वाली सीढ़ी की तरफ हम कदम रख सकें। जी, जी शहबाज़ भाई। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, आपने बेहतरीन बोले हैं आप। और इस पे थोड़ा सा हल्का सा मैं कमेंट करूं कि फिलॉसफी को अगर सिंपली एक जुमले में अगर कहा जाए तो लव ऑफ विजडम है, यानी कि विजडम से जो मोहब्बत है उसको फिलॉसफी, क्योंकि इसके जो अगर जो माखज़ भी वर्ड्स भी हैं फिलोसोफिया, तो ये वर्ड्स उन वर्ड से डिराइव्ड है, तो उसका लिटरल मीनिंग यही बनता है कि लव ऑफ विजडम। लेकिन हम आज इसको समझते हैं कोई एलियन चीज है, मुल्हिद हो जाते हैं पढ़ के, और मतलब कि अगरचे आपको एक प्रॉपर वे में इस चीज को पढ़ना है, समझना है, तो जैसे मौला अली इस्लाम का फरमान भी है कि लोग उस चीज के दुश्मन होते हैं जिसे नहीं जानते, तो वो एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है उस चीज के लिए, और फिर वो उसको नहीं जानते, तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर चांसेस होते हैं, क्योंकि फिलॉसफी के नाम पर आज जो कुछ हो रहा है वेस्टर्न, उसमें हर शायराना चीज को फिलॉसफी कह दिया जाता है, यानी कि कोई रैंडम एक्सप्रेशन ऑफ थॉट कर रहा है, तो वहां पर वो एक लीडिंग थिंकर के तौर पर इमर्ज कर जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म का जो पूरा फिनोमेना है जिसने आजकल लपेट में लिया हुआ है पूरे वेस्ट को, इसमें कोई वैल्यूज की कोई एसेंस ही नहीं है, कोई एसेंशियल वैल्यूज ही नहीं है, हर वैल्यू को दूसरे से इक्वेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप उसको जो एसेंस देंगे वो होगी, वरना उसकी खारिज में कोई एसेंस ही नहीं है। तो वो नॉन सेंसिकल किस्म के जो फिनोमेना इमर्ज हो गए फिलोसफी के नाम पे, तो मुश्किल ये है कि हर बंदा जब, अब ऐसा नहीं है कि वो भी इंटायरली ये फिलोसफीज करप्ट हैं, क्योंकि एक घड़ी भी अगर आप दो टाइम अगर सही वक्त दिखा देती है, तो ऐसा नहीं कि इंटायरली इनके अंदर सारा कुछ वो है, लेकिन फिर उसके लिए वो दिमाग चाहिए कि जो इसके अंदर जाकर गलत चीज को जो है वो सही से सेपरेट करने की एक कैपेसिटी रखता हो। तो इन दैट टर्म्स, हाँ, आप अगर ऐसे ही जंप कर रहे हैं, अब कोई भी किताब उठा रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी, इमोशनल आपका एटीट्यूड है, यार ये इधर इस मुल्क में तो ये हो गया, ये क्यों नहीं होता, अल्लाह ताला ये मौजज़ा क्यों नहीं कर देता, ये वो, मतलब ज्यादातर लोगों की इस तरह की मेंटालिटी होती है, इमोशनली हर्ट होते हैं, और फिर वो विक्टिम हो जाते हैं ऐसी फिलोसफीज का जब उठाते हैं। वो कहते हैं कि यार, और फिर वो इंटायरली एक अलग स्पेक्ट्रम की तरफ चले जाते हैं, यानी उनकी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन नहीं होती, इमोशनल एक्सप्लोरेशन होती है, कि इमोशनली वो चाहते हैं कि यार ये चीज तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है देख के, और फिर वो इमोशंस मिसप्लेस्ड यूज हो जाते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में कहा, वही इमोशंस मिसप्लेस्ड यूज होते हैं, तो आपकी जो है ना ये सेल्फिज्म जैसी आइडियोलॉजीज इमर्ज कर जाती हैं, जो कि विजिबल केओस क्रिएट करती हैं, धमाके और दूसरे और कुफ्र, और फिर यही मिसप्लेस्ड इमोशंस टोटल आपको दूसरी तरफ दूसरे लाइन के एंड पे ले जाती हैं, कि जहां आप टोटल बेजार हो जाते हैं कि यार नहीं, वो सही है, और वो किसी और फिलोसफी के लिए, जो कि सो कॉल्ड फिलोसफी है, फिलोसफी के वर्ड का इतलाक उस पर होता नहीं है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि फिलोसफी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हर तरह का आइडिया हर बंदा रख रहा है, और फिर वो आइडिया इन इटसेल्फ वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। जैसे साइंस है, साइंस इन इटसेल्फ जो है वो ऐसा नहीं है कि हर साइंटिस्ट जो भी बात कर रहा है वो अपनी जात में 100% ठीक है, इसीलिए तो सेल्फ करेक्शन का फिनोमेना है, कि एक साइंटिस्ट एक बात करता है, रदरफोर्ड, बोर, न्यूटन, आइंस्टाइन रिफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे की थ्योरीज को, एक दूसरे की गई बात को। इसका मतलब है कि इंटायरली एक ने जो बात की, हम उसको इंटायरली साइंस नहीं कहते, मगर साइंस के सब्जेक्ट में वो कंसिडर जरूर होती है, मगर 100% एकोरेट होना उसका जरूरी नहीं होता, अगला आके उसी चीज को रिफॉर्म करता है। तो एज फिलोसफी भी एज अ होल सब्जेक्ट में उसमें आपको हर तरह का आइडिया मिलेगा, तो उसमें घुस के कैसे एक चीज को दूसरे से अलग करना है, हाँ, इसके लिए आपको कॉशन जरूर लेना है कि आपको पहले लॉजिक पे कमांड हासिल हो, आप स्पिरिचुअल भी तौर पर भी अवेयर हो, स्पिरिचुअल भी ट्यून्ड हो। बाद वक्त ऐसा होता है ना कि इंसान को यही नहीं समझ आती कि यार मैं इस फिलोसफी की तरफ माइल ही क्यों हो रहा हूँ, असल में उसकी डिजायर्स होती हैं, टेंडेंसीज होती हैं, और उस डोमेन के अंदर वो उसको फ्रीली एग्जिबिट कर सकता है,
मैनिफेस्ट कर सकता है, तो वो क्या करता है कि उस तरफ चला जाता है और उसको डिफेंड करने में उम्र लगा देता है। उसको पता ही नहीं होता कि बेसिकली ये मेरे अंदर का एक जो सो कॉल्ड फ्रीडम है, कि जो चाह रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं, तो मैं उसकी बुनियाद पे उस चीज को डिफेंड कर रहा हूँ। ये एक अगेन एक मिसप्लेस्ड इमोशनल एटीट्यूड है, जिसकी बुनियाद पर उसको चूज कर लेता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस पाथ में एंटर होना चाहते हैं, तो जारी बात है कि आपको फिर स्पिरिचुअली भी अपने ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। यानी कि स्पिरिचुअल का वर्ड भी मैं यूज नहीं करता, जस्टिस क्या लेते हैं कि आपकी सोल में, आपकी कॉन्शियसनेस में एक जस्टिस होना चाहिए, रिस्ट्रेन का एलिमेंट होना चाहिए, जिसके बाद आप लॉजिक पढ़ें और लॉजिक के वर्ल्ड के थ्रू आप फिलोसफी में एंटर हो। तो फिलोसफी लव ऑफ विजडम है। कोई कहता है अगर फिलोसफी कुफर है तो ये भी फलसफा है। मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ कि फलसफे का रद्द भी एक फलसफा है। वो अगर उसको कोई शख्स उठकर उसके ऊपर कुफर की बात कर रहा है, तो बेसिकली वो भी एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा है ना, वो भी एक फिलोसॉफिकल आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक फिलोसफी है। अब ये फिलोसफी बजाते खुद उसकी अब्सर्ड हो सकती है, विजडम के मुताबिक नहीं हो सकती, इलॉजिकल हो सकती है। तो एज अ सब्जेक्ट तो वो भी फिलोसफी के अंडर, वो भी आपको फलसफा दे रहा है कि नहीं ये नहीं करो ये करो। वो किस बुनियाद पे कह रहा है? वो ज्यादा बेहतर समझ रहा है तो कह रहा है। बेहतर का क्राइटेरिया क्या होगा? वो उसकी साइकोलॉजिकल बाइंडिंग हो सकती है कि मैं तो पैदा हो गया था इधर, मैंने तो ये सारी चीजें बोरो की हैं, यही अच्छी होंगी, वो अच्छी नहीं हो सकती, वो कुफर है। तो इसकी सर्टेन रीजन हो सकती हैं, लेकिन वो सर्टेन रीजन अपनी जात में जरूरी नहीं है कि वैलिड हो। तो फिलोसफी का रद्द भी कोई कर रहा है तो वो एक फिलोसफी पेश कर रहा है। आप कभी भी किसी फिलोसफी से बाहर नहीं जा सकते, आप हमेशा कोई ना कोई फिलोसफी ऑफ लाइफ रखते हैं। लेकिन आपकी क्या फिलोसफी मिसप्लेस्ड है या जस्टिफाइड है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस है, ये डिसाइड करेगा आर्ग्यूमेंटेशन, ये डिसाइड करेगी लॉजिक। तो फिलोसफी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और हमें ये भी एक चीज बात की जाती है कि जी ये तो ग्रीक्स ने की है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना, ये तो ग्रीक्स ने ये पहले बात कर दी थी, और या तो इस्लामिक फलसफे ने ग्रीक से लिया। मतलब बिल्कुल मिसप्लेस्ड बात है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि तमाम इंसानियत, तमाम कायनात को जो फलसफा या जो इरफान है, वो मजर देखता है सिफात खुदा का। खुदा ही है जो अपने एट्रीब्यूट्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो खुदा ने उनको खल्क नहीं किया क्या? अगर खुदा उनको खल्क कर रहा है तो क्या वो सही बात नहीं कर सकते? ये कहना है कि ग्रीक से, तो ग्रीक क्या है कि उसको एलियन कर देना, उसको एक बाउंड्री से ही आउट कर देना कि इस्लाम कोई अलग चीज है, हम लोग ही अलग हैं और वो लोग कोई अलग थे। यानी कि वो अपनी इंटेलेक्ट यूज करते हुए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब कि वो सही, वो हम उनको ऑलरेडी बाहर कर देंगे, और हम जो ऐसे खास बाइंड्री, एक बाउंड्री के अंदर पैदा हुए हैं, हम बाय डिफॉल्ट राइट पाथ में हैं, और इससे बाहर सारे एलियन है। ऐसा नहीं है। जो फिलोसफी है वो तमाम वर्ल्ड को फैक्टम ऑफ गॉड, जैसे वो एक लीडिंग थिंकर है, वो कहते हैं कि तमाम जो यूनिवर्स है, जो ये तमाम जो रियलिटी है, जो मखलूक है, ये खुदा का महजर है, फैक्टम है उसका, उसी की मैनिफेस्टेशन है। वो हर किसी से उसके मुताबिक जो है ना, उसकी एटीट्यूड, उससे उससे किसी किसी से कोई सिफात जो है मैनिफेस्ट हो रही है किसी को। और वही सिफात जब मिसप्लेस्ड मैनिफेस्ट होती हैं, मिसाल के तौर पर किसी से रहमानियत मैनिफेस्ट नहीं हो रही, सिर्फ कहारियत मैनिफेस्ट हो रही है, वो सिर्फ मिसप्लेस्ड कहारियत मैनिफेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ एक जो है ना उससे कहर वो हो रहा है, तो वो यजीद बन जाता है। बेसिकली है एट्रीब्यूट, वो भी डिवाइन ही है, मगर उस एट्रीब्यूट में दूसरे एट्रीब्यूट्स का तड़का नहीं है, यानी दूसरे एट्रीब्यूट्स उसके साथ अलाइंड नहीं है, ताकि एक जस्टिस उसकी सोल में पैदा हो सके और वो तमाम एट्रीब्यूट्स को परफेक्टली मैनिफेस्ट कर सके। जिस तरीके से एक परफेक्ट मैन करता है, परफेक्ट मैन जंग में जाएगा तो आपको जंग करता भी नजर आएगा, वही आपको इबादत करता है वो भी एक परफेक्ट वे में नजर आएगा। और अपने अपने जो माशरती पहलू है उसमें हर जो एट्रीब्यूट है डिवाइन को, उसको उसकी प्लेस पे रखता है, उसको उसकी जगह पर रख के मैनिफेस्ट करता है। वो वही जब मिसप्लेस्ड मैनिफेस्ट होता है तो हेल क्रिएट होती है, और वो फिर शद्दाद बनता है, वो फिरौन बनता है। बेसिकली मैनिफेस्ट वो भी किसी एक एट्रीब्यूट को ही कर रहा है, मगर दूसरे एट्रीब्यूट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी सोल के अंदर दूसरे एट्रीब्यूट्स की कैपेसिटी भी मौजूद है, और वो दूसरे एट्रीब्यूट्स को निग्लेक्ट कर देता है, एक को करता है। तो इससे पैदा होती है हेल। हेल है ही क्या? हेल यही है आपका इम्बैलेंस। आपकी जात ने बैलेंस नहीं रखा, इम्बैलेंस को जो है ना प्रेफर किया, कि जिसमें एक चीज की तरफ आप ज्यादा रागब हो गए और दूसरी चीजों को आपने बिल्कुल साइड कर दिया, और उसमें आप इतना टॉप पे चले गए, इतना ऊपर चले गए कि आप केओस मैनिफेस्ट करने लगे। टॉप नॉट इन पॉजिटिव सेंस, मतलब कि इन नेगेटिव सेंस। तो आप जो है वो जो ये कहना है कि वो तो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स एलियन नहीं है, ग्रीक्स भी खुदा की मखलूक हैं। अगर उन्हें किसी चीज को मैनिफेस्ट किया है, किसी चीज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को किया, तो हम खुद उनकी बात को देखेंगे कि बात वो क्या कर रहे हैं, बात अपनी जगह ठीक है या नहीं ठीक है। यूनिवर्स ये कहना है कि वो ग्रीक्स की बात है, वो बात फिर भी ग्रीक्स की तो नहीं हो जाती। अगर ग्रीक्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ऐसी ही है कि कोई मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल स्टेट करता है, लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन, तो ऐसा तो नहीं कि उसने कि वो
उससे मंसूब होगा। वो तो रियलिटी उस पर वर्कआउट कर रही है, वो तो सिर्फ उसको वर्बली एक्सप्रेस कर रहा है, उसको बयान कर रहा है किसी अच्छे अल्फाज में। लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन जैसे कहता है कि एक चीज बैक वक्त दो नहीं हो सकती, यानी कि एक मैरिड बैचलर, एक शादीशुदा कुंवारा, एक स्क्वायर सर्कल, और यानी कि मिसाल के तौर पर एक चीज को स्क्वायर भी हो, साइमल्टेनियसली सर्कल भी हो, तो ये लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन को कहता है इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई इस चीज को एक्सप्रेस करेगा, इस लॉ को एक्सप्लेन करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना वो उस शख्स से मंसूब हो जाएगा। वो सिर्फ उसको वर्बली एक्सप्रेस कर रहा है कि वो चीज जिसके ऊपर रियलिटी इनहेरेंटली वर्क करती है, वो उसको समझ पाया और उसने उसको बयान कर दिया। इसी तरीके से ग्रीक्स ने अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक उसको एक्सप्लोर किया, उसको फिर आगे आप अगर देखेंगे इस्लामिक फिलोसफर में, और इस्लामिक फिलोसफर ये कहना कि ग्रीक्स ने कुछ किया नहीं, इस्लामिक फिलोसफर्स ने, यानी अक्सर ये लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे, तो अगर आप इस्लामिक फिलोसफी में एंटर होंगे तो आपको पता चलेगा कि बात बिल्कुल मिसप्लेस्ड है और जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जरी बात है, ह्यूमन जो इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन है, जो मैंने स्टार्ट में कहा, वो रुक गया है क्या? वो ग्रीक के टाइम से आगे चला ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारा कुछ अभी वही चल रहा हो और बाकी चीजें जैसे उस टाइम की चीजें इवॉल्व करते करते आज जो है वो कुछ चीजें तो खैर इवॉल्व नहीं होती है। मैं यहाँ पे कह दूं कि जो फिलोसॉफिकल ट्रूथ है, सारी बात है, वो तो इवॉल्व नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन थॉट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इवॉल्व हुई है, उसी एतबार से आज आप जो जो इस्लामिक फिलोसफर्स हैं, उन्होंने सिर्फ इस्लामिक नहीं, इवन वेस्टर्न भी उसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, सब इस रियलिटी पे वर्क कर रहे हैं। कुछ मिसप्लेस वर्क करते हैं और में उनका अपनी ख्वाहिशात शामिल हो जाती हैं, इमोशन शामिल हो जाती हैं, सारे लगे हुए एक अंडरस्टैंडिंग में लगे हुए हैं, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग में कुछ अपनी अकल को अपने पर हावी करते हैं और कुछ अपनी इमोशंस को हावी कर लेते हैं और उसको मिसप्लेस कर देते हैं, उसको उससे उसको अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। तो बेसिकली फिलोसफी लव ऑफ विजडम है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे चलेंगे लिहाज साहब। मैंने अभी वैसे काफी बातें वो कर दी हैं कि जो शायद आगे सेशंस में मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि डिस्कशन का पैटर्न चल रहा था, तो कई चीजें शायद अभी आपको कहें कि यार ये इसने क्या बात की है, यानी कि डिवाइन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स का जो कॉन्सेप्ट मैं रख रहा हूँ या उसकी मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, वंस वी एंटर इनटू दैट रियम कि हम फिलोसॉफिकली गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात करें, गॉड के एट्रीब्यूट्स पे बात करें, और फिर रेवलेशन पे बात करें, थ्रू आउट एक राइट रिलीजन पे बात करें, तो हम इन चीजों को तब समझ पाएंगे और फिर अल्टीमेटली हम उस जगह पर होंगे कि जहाँ पर, मगर क्योंकि वो एक डिस्कोर्स का वहां पर हिस्सा बन गई, वो बात तो मैंने कर दी। लेकिन इन चीजों को जारी बात है अभी जो 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 फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं, तो शायद उनके लिए वो चीजें थोड़ी सी वो हो कि यार इसने कहा क्या है, रियलिटी कहना या कहना क्या चाह रहा है, शायद वो अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको कुछ रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वंस ये अगर लेक्चर आगे चलते हैं और आगे आप इसका कोई या हमारी यूट्यूब पे आप विजिट करें, तो हम ऑलरेडी इन टॉपिक्स को डिस्कस करते रहते हैं, तो एक सिक्वेंशियल वे में जब आप आगे जब प्रोसीड करेंगे तो ये चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। तो अब तक तमाम डिस्कशन हुई, काफी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया, तो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि फिलोसफी को अब प्रिवेल कैसे कराया जाए सोसाइटी में, कि अगर ये सोसाइटी में जस्टिस की क्रिएशन का जरिया है, विजडम को का लव जो है वो, और ये जो सारी डिस्कशन हमने की और यहाँ तक पहुंचा दी कि अब इसको प्रिवेल कैसे किया जाए इस सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी को अभी हम क्योंकि टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, खैर फार्मूला तो अक्रॉस द ग्लोब भी वही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें डिस्कशंस को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। आप जब किसी चीज को नॉर्मली डिस्कस करते हैं, वो आपकी हैबिट क्रिएशन हो जाती है, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। इवन कोई बंदा किसी चीज का इनकार भी करता है ना, उसके सामने भी 10-15 बार एक चीज रिपीट हो ना, और मुख्तलिफ लोगों से रिपीट होनी शुरू हो जाए प्रिवेल होते होते, तो वो उसकी लाइफ का साइकोलॉजी का पार्ट बन जाती है। जिस तरीके से मैंने इसी सेशन के स्टार्ट में साइकोलॉजी को जो टच किया था कि किस तरीके से आपके माइंड का स्ट्रक्चर उस पर इंक्लाइंड हो जाता है, अब वो इवन उसको रिजेक्ट भी कर रहा है ना, लाशौरी तौर पे वो उसी पे अमल कर रहा होगा। तो आप जब किसी चीज को नॉर्मलाइज करते हैं ना, सोसाइटी में उसको डिस्कस करते हैं, तो वो सोसाइटी का प्रिवेलिंग डोमिनेटिंग पार्ट बन जाता है। सबसे पहले हमें आगाज जरूरत है इस चीज की कि हम आगाज करें डिस्कशंस का, जिस जो कि जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो डिस्कशन होनी चाहिए सोशल मीडिया से, पॉडकास्ट होने चाहिए। अभी वैसे पाकिस्तान में बड़ा अच्छा ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जो है वो हमारा जो ये थिंकर्स हैं पॉडकास्ट पे जो आते हैं, हमारे मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं, ये बड़ी अच्छी आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें ये बर्निंग क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं और हम भी हैं उनसे राब्ते में, और इंशाल्लाह शायद हमें आप आने वाले वक्त में पॉडकास्ट में भी शायद हम आपको नजर आए गुफ्तगू करते हुए। तो पॉडकास्ट में आप जो डिस्कशन है
वो होनी चाहिए ये, ताकि ये प्रिवेल करें, लोगों के अंदर बर्निंग क्वेश्चंस हो, और ये ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं। आपको मुख्तलिफ इस पे लोग मुख्तलिफ एंगल से अपनी अपनी कैपेसिटीज के मुताबिक डिस्कस करते हुए मिलेंगे। मिसाल के तौर पर मुजम्मिल है, सैयद मुजम्मिल है, सैयद मुजम्मिल हुसैन जैदी उनका नाम है। इसके अलावा जुनैद अकरम है। जुनैद अकरम बहुत ज़्यादा उनकी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होती है, अलबत्ता फिर भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। मूरू है। तो ये नहीं कि ये आप, हालांकि ये सोसाइटी के लिबरल किस्म के लोग कंसिडर होते हैं, मगर इन्होंने बड़ी अपनी अपनी कैपेसिटीज के मुताबिक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए अपने पॉडकास्ट में, जो कि एक एवोल्यूशन जो आ रहा है आपको वो नजर आ रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है। तो पॉडकास्ट में स्ट्रांगली फिलोसॉफिकल नैरेटिव जाना चाहिए, और इसमें इतनी पावर है कि ये हर किसी को बिठाने की कुव्वत रखता है कि, और अपना लॉ मनवाने की हैसियत रखता है। जो फिलोसफी है, इस्लामिक फिलोसफी है, ये आप गारंटी के साथ ये बात की जा सकती है। उसको फिलोसॉफिकल स्टडीज, साइकोलॉजिकल स्टडीज, हर चीज इसको सपोर्ट करती हैं। और अगर आप जाएंगे हमारे यूट्यूब पे, हमारे जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं, उससे आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जारी बात है, वो जब पॉडकास्ट से, सोशल मीडिया से आप इन डिस्कशंस को नॉर्मलाइज कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी साइमल्टेनियसली उन डिस्कशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। जारी बात है, उसकी मजबूरी है, उसमें तो वही चीज बेचनी है, वही चीज दिखानी है कि जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। सोसाइटी में अब तक जो करंट मेंटालिटी है, जो उसको चाहिए एंटरटेनमेंट वगैरह, और मतलब कि हर चीज इंफोटेनमेंट जो वर्ड यूज होता है, कि यानी कि वो इंफॉर्मेशन को भी एंटरटेनमेंट बना के पेश करते हैं, तो क्योंकि लोग अब लोगों को इसमें मुब्तला कर दिया है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी खुद सोशल मीडिया और इन 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 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब चेंज होने लग जाएगी, और लोग इनके ऊपर खुल के तनकीद करेंगे, रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा मीडिया, तो उनकी मजबूरी है उस रेस में रहने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये डिस्कशंस अपने उसका पार्ट बनाना पड़ेंगी। फिर सेमिनार्स हो सकते हैं इसको, और फिर ये हम लॉजिक को, क्योंकि ये तमाम चीजें जमीना बनेगी, इवेंचुअली आपकी लॉजिक, आपकी फिलोसफी, आपके स्कूल का करिकुलम बन जाएगी। जहरी बात है, जब एक चीज सोसाइटी का पार्ट बन गई है और लोग ने सोचना ही उस वे में शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वही आपको डिस्कोर्स आपके स्कूल में, आपके करिकुलम में भी वही मिलेगा। लोग आपको लॉजिक स्टार्ट से पढ़ते हुए मिलेंगे, इवेंचुअली फिलोसफी पढ़ते हुए मिलेंगे, और इससे आप इंकरेज कर रहे हैं बेसिकली इन तमाम स्टेप से क्रिटिकल थिंकिंग को। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा। रियाज भाई, आपने कुछ फाइनल रिमार्क्स को कंक्लूजन भी पेश करना हो तो। मैं बस एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो आखिरी पॉइंट है ना, सेकंड लास्ट जो पॉइंट है, इंट्रोड्यूसिंग लॉजिक इन स्कूल करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी एकेडमिया में देखें, जिधर मर्जी आप देखें, जो फंडामेंटल चीज है वो लॉजिक को समझना है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है। जब आपके स्टूडेंट्स को ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट समझ आ जाएंगे कि ना, कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, लॉजिक होती क्या है, तो फिर वो आपका स्टूडेंट जो है वो मैथ में भी अच्छा काम करेगा, वो आपका इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, वो आपका सोशियोलॉजी भी पढ़ेगा, वो आपका साइंस भी पढ़ेगा। क्योंकि ये जितनी भी फील्ड्स हैं, बेशक वो ह्यूमैनिटीज की हो, बेशक वो सोशल साइंसेस की हो, बेशक वो साइंसेस की हो, मटीरियल हार्ड साइंसेस की हो, वो सारी की सारी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। जिस बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग, जिस बंदे की लॉजिक मजबूत है, वो इन सब चीजों को क्रैक कर सकता है। इसलिए आप देखें, जितने भी अभी बाहर की यूनिवर्सिटीज के जितने भी टेस्ट हैं, सैट हो गया, एल सैट हो गया, एम कैट हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, बुनियादी तौर के ऊपर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि, तो ये फलसफा एक 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 तो हम कह रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, और हमें स्पिरिचुअल एसेंस ही चाहिए, हमें हमें हमारी सोल को ही बेहतर करना है। लेकिन लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सोल बेहतर होगी, नहीं नहीं नहीं, सोल भी बेहतर होगी और मटेरियल कंडीशंस भी बेहतर होंगी। ये नेसेसरी इंटेलमेंट है इसका, कि अगर आप ऐसे थिंकर्स पैदा कर रहे हो जो कि अपनी सोल के अंदर तवाजुन कायम रखते हैं, तो उसका नेसेसरी इफेक्ट भी ये होगा कि आपका जो मटेरियल कंडीशन है, वो मटेरियल कंडीशन को भी बेहतर बना देंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर उनके पास वो वाली फैसिलिटीज और वो वाली रिसोर्सेज मौजूद हैं, और उनके ऊपर कोई ऐसा शाह साहब नहीं बैठे एक बहुत बड़ी, जैसे हमारे यहाँ पे भी मुल्क है, तो जो खारजी कुव्वतें हैं वो वहां पे नहीं बैठी हैं, तो फिर इंशाल्लाह उस सोसाइटी को आप देखेंगे कि वो तरक्की करेगी भी। और हमें ये प्रैक्टिकली नजर भी आ रहा है आपको आज के सिस्टम्स में, जो सिस्टम इस जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। खारिज से जितनी मर्जी उनके खिलाफ कुव्वतें पैदा हो जाएं, कितनी कुव्वतें उनके खिलाफ काम करें, लेकिन हमें उनके अंदर फिर भी वो कांस्टेंट प्रोग्रेशन का एलिमेंट हमें उनके अंदर नजर आ रहा है। हालांकि अभी उधर भी बहुत काम की जरूरत है, और पाकिस्तान भी
लेकिन पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तानी जो अवाम है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि मैंने पर्सनली खुद पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उनकी उनकी मतलब इंटेलिजेंस या क्रिटिकल थिंकिंग या ओपननेस कितनी है। और यूएस के अंदर भी मैंने बिल्कुल ये काम किया हुआ है, और मैं आपको बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी ओपननेस बहुत ज्यादा है, इंतहाई ज्यादा है पाकिस्तान के लोगों की ओपननेस यूएस वगैरह के मुकाबले के अंदर। वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अगर 100 में से 99 बंदे उनके ओपन नहीं है ना, और एक बंदा भी ओपन है, वो ऐसी उनके पास कैपेबिलिटीज हैं, ऐसा उनके पास स्ट्रक्चर है कि वो एक बंदा टॉप पे आ जाता है। हमारे पास 100 में से हमारा 50 बंदा भी अगर ओपन है ना, लेकिन हमारा टॉप पे कौन आता है? 1 भी नहीं आता, 0.1% आता है, उससे भी कम आता है, और वो भी किधर आता है? वो बाहर चला जाता है। तो इस अगर हम लॉजिक के ऊपर फोकस करें तो हम फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं अपनी पाकिस्तान को। और ये नहीं कि इसमें देर लगेगी, 30 साल, 20-30 साल डन। अगर आप अपना सिस्टम चेंज करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट आपको नजर आएगा, बल्कि इतना रिजल्ट नजर आएगा, फौरन आपको रिजल्ट नजर आएगा। अगर अभी भी आज पाकिस्तान के आप क्लासरूम में जाएं, आज से सिस्टम चेंज कर दें, हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएगा कि हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स की जो चेंज है आपको नजर आने लग जाएगा। तो ये इतना इसका इफेक्ट है बुनियादी तौर पे लॉजिक लॉजिक को इनकलकेट करने का स्कूल करिकुलम्स के अंदर, और ये हमें इंशाल्लाह नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम अपनी अपनी उसके साथ काम भी करते रहते हैं। तो ये एक मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा था। जी जी शहबाज भाई। मेरे ख्याल से तो एंडिंग हो गई है, तो वो एक क्वेश्चन था अ, भाई का, असद का, मेरे ख्याल से। तो वो जी जी, क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो उनका ये था कि था। इन नेट जो आपकी आपकी वो हैं, उनको जो क्वालिटीज हैं उनको डिस्कवर कैसे किया जाए। जी जी मेरे ख्याल से यही था ना। जी, यही क्वेश्चन था, अपने एसेंस को, अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज को कैसे समझा जाए, जिस चीज में आप अच्छे हो, आपकी प्लेस अच्छा किधर है अच्छा। बुनियादी तौर के ऊपर। असद जी एग्री जी यही हैं था तो वो बेटा। दोबारा कंफर्म कर दें। जी जी यही था। अच्छा। अच्छा, तो इलियास आप इसको आंसर करना चाहेंगे या मैं? नहीं, मैं थोड़ा सा कोशिश कर देता हूँ, फिर आप इसमें बेशक ऐड कर दें। देखें, आ, इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का भी जवाब है, टू बी ऑनेस्ट। वो ये है कि अब साइकोलॉजी जो खुद है उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया है। पहले ये हम चीजें, हमें अंदाजे से भी ये चीजें समझ आ जाती हैं, और अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को सेल्फ स्टडी करें, और उसको आपको अंदाजे से भी ये बातें समझ आ जाएंगी। लेकिन साइकोलॉजी ने भी इतनी तरक्की कर ली है इस लिहाज में कि अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हैं, जैसे बिग 5 है, ओशन है, वगैरह वगैरह। किसी हद तक यूंगियन आर्किटाइप्स भी हैं। तो उन सब के अंदर भी, मतलब ये नहीं है वो एब्सोल्यूट लास्ट वर्ड है, लेकिन वो भी जब आप पढ़ते हैं और अगर आप उसको टेस्ट को करें, तो वो आपको ये बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये वाला एक्सेस है, मतलब ओपननेस में आप ज्यादा हैं, फुला के अंदर ज्यादा है, फुला के अंदर आप, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा ओपननेस के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर ज्यादा है, अब उसको एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए कि वो फलसफा पढ़े सबसे पहले, लॉजिक पढ़े सबसे पहले, क्योंकि उसकी जो डोमेन है एसेंशियली वो अब यही है। अगर वो यहां से पढ़े और फिर साथ को देखे, अब इसके अंदर ये जाहिर सी बात है, पहले हमने 3 की बात की है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाती है। हो सकता है वो ओपन है लेकिन कॉन्शियंटस भी है। कॉन्शियंटस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज बहुत ज्यादा है। फिर उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो किसी ऐसी फील्ड में जाए, बिजनेस के अंदर जाए, या इंजीनियरिंग के अंदर जाए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो ओपन है और कॉन्शियंटस है, और साथ ही साथ वो एग्रीएबल इमोशनैलिटी में थोड़ा नीचे है। तो अब ऐसा जो बंदा होगा ना, इसको मशीनें बहुत पसंद आएंगी, इसको 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 बिजनेस भी पसंद आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा बंदा हमारे पास है, वो ओपन है लेकिन कॉन्शियंटस नहीं है उसके पास, वो ऑर्डर इतना पसंद नहीं करता, एक्सटर्नल ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। हो सकता है कॉन्शियंटस उसमें ना हो, इंटरनल ऑर्डर बहुत ज्यादा हो। अब ऐसा बंदा जो है, आर्टिस्ट अच्छा, शायर अच्छा बन सकता है, आर्टिस्ट अच्छा बन सकता है, मीडिया में जा सकते हैं, क्रिएटिव परसूट्स जितनी भी हैं जो एक्सटर्नली क्रिएटिव है उनमें जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो बिजनेस वाला है या वो जो इंजीनियर है वो एक्सटर्नली क्रिएटिव नहीं है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी एक और तरीके से मैनिफेस्ट होती है। अब हो सकता है वो बंदा जो है वो ओपननेस में नहीं है, वो बंदा प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा एक तरीके से पसंद करता है। तो अब ये जो बंदा है, इसके लिए फिर बेहतर ये है कि ये प्रैक्टिकल परस्यूट्स में जाए। जैसे फॉर अब उसमें भी और बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। प्रैक्टिकल परस्यूट्स में भी हो सकता है उसको
वो उसके अंदर बिजनेस में जाने से ही हो, लेकिन अब वो जो बिजनेस करने का उसका तरीका है वो किसी और तरीके से करेगा, ठीक है, और जो ओपननेस वाला है वो किसी और तरीके से करेगा। तो एक ही डोमेन में भी आपको मल्टीपल डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस नजर आ सकती हैं। अब जो प्रैक्टिकलिटी में होते हैं वो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन अच्छे बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि एक तो आप साइकोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब साइकोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो आपकी इस डोमेन में अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। और इस पे रिसर्च बेइंतहा रिसर्च हो रही है, और अभी तो कुछ हुई नहीं, बेइंतहा रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुई है। 0.1% भी ना इन्होंने नहीं समझा। और बहुत से एवेन्यूज है समझने के, और एक इंसान का खुद अपने आप को जानना। और वो क्या है, वो कैसे होता है कि आप डिफरेंट चीजों को ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। ये सबसे बेहतरीन सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है कि आपने डिफरेंट चीजों को, अच्छा आपने ये मैथ को ट्राई किया फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मैं अपने आप को ये करता हुआ देख सकता हूँ कॉन्स्टेंटली। अगर जवाब आता है हाँ, तो ये आपको मालूम होगा कि इस चीज की तरफ मेरी थोड़ी इंक्लिनेशन है। फिर बाकी चीजों को ट्राई करें, आपको फिर एक आइडिया होने लग जाएगा कि मेरी इंक्लिनेशन क्या है। फिर आपको ये सवाल पैदा करना है, अच्छा इस इंक्लिनेशन की तरफ रहते हुए मैं अपनी सोल के अंदर कैसे ऑर्डर पैदा कर सकता हूँ। और जितनी भी इंक्लिनेशन है, क्योंकि खुदा अदल करता है, तो कोई ऐसी इंक्लिनेशन है ही नहीं फंडामेंटली जिसके साथ आप ऑर्डर ना पैदा कर सकते हैं। हर हर इंक्लिनेशन के साथ ऑर्डर पैदा किया जा सकता है, अगर अगर वो वर्किंग इंक्लिनेशन है। अगर वो शख्स फॉर एग्जांपल उसका कोई उसकी सोल के अंदर प्रॉब्लम है, यानी फंडामेंटली प्रॉब्लम है, अगर बच्चे की ग्रोथ फॉर एग्जांपल सही नहीं है, वो फिर एक अलग डिबेट है, उस पर भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर वो सही ह्यूमन है, तो कोई ऐसी इंक्लिनेशन नहीं है जिसके अंदर हम उसके साथ ऑर्डर नहीं कायम कर सकते। जी जी शिवास भाई। मेरे तो ख्याल से आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया, इसमें कहने को कुछ बचा नहीं है। एक आध जुमला शायद कह देता हूँ मैं कि एक तो आप इंटुइटिवली इनेटली अपने आप को जानते हैं, अपना आपको रियलाइजेशन होती है, मगर आपको इंडोर्समेंट की जरूरत होती है। वो इंडोर्समेंट आपको बाहर से आती है। अब ये इंडोर्समेंट बता रहा है आपको, जो इलियास आपको बता रहा है सारा फिनोमिना, वो आपको इंडोर्समेंट का फिनोमिना बता रहा है कि आप साइकोलॉजी जब स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा हाँ ये चीजें मैंने अपने अंदर देखी थी, मुझे आइडिया था। क्योंकि वो तो आपको जब आपसे आपसे आपको टेस्ट भी ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप तो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको एक जो आपका एनालिसिस है उस क्वेश्चन आंसरिंग में भी आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, हाँ आपके अंदर ये चीज ज्यादा है, आपके अंदर ये चीज कम है, आप इसमें क्या करते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं। तो आप जब आंसर कर रहे हैं इसका मतलब उन क्वेश्चन का आंसर करते हैं आपको इतनी रियलाइजेशन है कि आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें। इसका मतलब है कि आपको सेल्फ अपनी रियलाइजेशन होती है, मगर आपको इंडोर्समेंट की जरूरत होती है। आपको बाहर से कोई कहे ना यार तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम बड़ा अच्छा कर लोगे, और आप खुद से वो काम सोचें, तो वो फैक्टर बड़ा डबल हो जाता है कि आपको बाहर से कोई कहे। तो एक तो आपको इनेटली इंटुइटिवली अपने आप को देखना पड़ता है, और दूसरा फिर आपको स्ट्रक्चर पॉलिश करता है। अब हमारा क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा इनवैलिड किस्म का, फरसूदा किस्म का स्ट्रक्चर है, इधर कोई अगर स्कूल में बैठता है तो उसके वो जो टैलेंट्स हैं वो पॉलिश ही नहीं होते, और वो टैलेंट्स जो हैं उसके उसको नजर नहीं आता कि क्या क्या मुख्तलिफ चीजें मेरे सामने डिफरेंट होंगी, कि उनमें से एक की तरफ मेरी इंक्लाइनेशन बढ़ जाएगी और मुझे मजा आने लग जाएगा, दूसरी की तरफ मेरी इंक्लाइनेशन थोड़ी कम हो जाएगी। और वह फिर आपका जो पूरा इन्वायरमेंट आपका साथ साथ एनालिसिस कर रहा होगा, और देख रहा होगा वेस्टर्न जो है वो वर्ल्ड ऐसे ही वर्क कर रहा होता है, वो साथ साथ एनालिसिस कर रहे होते हैं उनका, देख रहे होते हैं बच्चा किसमें ज्यादा सही जा रहा है, और उसको तरह तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो तरह तरह की एक्टिविटीज में जहां पे ज्यादा सही रह जाता है और आगे निकल जाता है। तो आपको खारिज से एंडोर्समेंट की जरूरत होती है, ये सारी खारिजी एंडोर्समेंट है, और खुद आपकी सेल्फ रियलाइजेशन होती है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से क्योंकि खारजी एंडोर्समेंट क्योंकि ना होने के बराबर है ही नहीं है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी स्कूलिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आपके पास एक तरीका बच जाता है कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करें। वो फिर आपको हो सकता है कि रियलाइजेशन बाद में हो, और जैसे अब मुझे अपनी लाइफ के काफी बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए और इस तरफ इस बात को परसू करना चाहिए। अगर मैं अपनी थ्रू आउट लाइफ में मिसाल के तौर पर लॉजिक और फिलोसफी को देख चुका होता, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट देख चुका होता, पोइट्री मैंने अच्छी भली देखी होती, लिटरेचर देखा होता, और मैं इसकी तरह तरह की मैनिफेस्टेशंस में इन्वॉल्व होता, तो बहुत पहले मुझे पता चल जाता मुझे तो इस फील्ड में जाना चाहिए। नहीं थी तो मैं उस तरीके से कंफ्यूज रहा, तो सोसाइटी ने मुझे एक तरफ पुश किया, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर जाके मैंने क्योंकि इनेटली अपना एक एनालिसिस किया, तो मैंने एक पाथ को परसू कर लिया। ऐसे ही आप सब कर सकते हैं कि अपना एक खुद सेल्फ एनालिसिस के जरिए, और अब तो क्योंकि इलियास ने बता दिया कि अब सिर्फ सेल्फ एनालिसिस नहीं है, आप स्कूलिंग और वगैरह में ना भी हो, इधर से आपको वो चीजें ना भी मिले, तो आपको ऑन इंटरनेट
हर तरह का मवाद साइकोलॉजिकल किस्म का मिल जाएगा, मुख्तलिफ टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मैं इस तरफ ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और आप जो है वो अपना ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करके उस फील्ड की तरफ जा सकेंगे। मेरे ख्याल से तो तकी हैदर भाई का सवाल है कोई, फिर हम इख्तिताम कर लेते हैं। बात भाई और लैस भाई, एक और सवाल है। वो वो ये है कि आपने बोला था शहबाज भाई कि हेल जो है वो इम्बेलेंस ऑफ बैड एट्रीब्यूट्स है, तो हेवन क्या इम्बेलेंस ऑफ गुड एट्रीब्यूट्स है? इम्बैलेंस नॉन एग्जिस्टेंस है, बैलेंस एग्जिस्टेंस है। इम्बैलेंस बेसिकली बजाते खुद गुडनेस की एब्सेंस का नाम है, अपनी जात में कुछ नहीं है। मसला ये है कि ये डिस्कशन अभी मुझे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको करने के लिए पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इविल एंड गुड को समझना होगा। आपका जो क्वेश्चन पर्टेन करता है वो इविल एंड गुड से है, कि इविल की एग्जिस्टेंस है अपनी या नहीं है, गुड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इनमें से एग्जिस्टेंस किसकी है, और फिर हायरार्की समझानी पड़ेगी, और वो पूरी समझाने के लिए जरी बात है मुझे को 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अगले सेशंस में आपका क्वेश्चन एड्रेस हो सकता है। अलबत्ता ये वरना अलग बात है कि हमने इसको यूट्यूब चैनल पे भी जो यूट्यूब में यही बोलने सेशंस लगा के, था, किया हुआ उसमें एड्रेस किया हुआ ये। वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो ब्रदर ऑफ प्योरिटी का चैनल है ना, उस पे 3 सेशंस लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह वो सेशन लगाते रहेंगे, तो उसकी कम से कम 8-9 एक साथ है, तो वो आप सारी जब देख लेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर ये वाला जवाब भी एड्रेस हुआ है, ये वाला सवाल भी एड्रेस हुआ है। जी जी तकी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप दोनों। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेनिफिशियल सेशन था। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि एक स्टूडेंट जो है जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता है लॉजिक और फिलोसफी को पढ़ना, तो उसके लिए अगर आप कुछ रेकमेंड कर दें बुक्स, या अगर आप कुछ समझते हैं वीडियोस या कोर्सेज जो हैं, वेस्टर्न फिलोसफी नहीं, इस्लामिक फिलोसफी, अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, मिसाल के तौर पे जिस तरह अक्सर अगर मैंने कुछ रिकमेंडेशन ली हैं तो वो बिदायतुल हिकमा कहते हैं कि आप उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दें, तो अगर आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन मिल जाए। थैंक यू। जी, बदायतुल हिकमा की लेक्चर सीरीज भी शुरू की जा सकती है, उसके अंदर भी बेहतरी है। बाकी जो यूट्यूब का चैनल है ब्रदरन ऑफ प्योरिटी, ठीक है, उसकी आप तमाम वीडियोस देख लें। जब आप उसकी तमाम वीडियोस देख लेंगे तो उसके अंदर वैसे एक बात है, वो रिसोर्सेज सारी उस वीडियोस के अंदर भी मौजूद है। वीडियोस देखें और उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करें, तो आपको वो खुद ब खुद ही आपके लिए अनरेवल होता जाएगा पूरा वेब के कैसे सीखनी है, और लॉजिकल वे के साथ। अभी आप जाएं, बल्कि जो सबसे पहली वीडियो अभी सबसे रिसेंट जो अपलोड है, सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं। वो बनाई इसीलिए ताकि एक स्टूडेंट को समझ आ जाए। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियोस की भी लॉन्ग की भी, वो भी अंडर प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर हम उसको करेंगे कि जो वो है वो खत्म हो जाए। जो छोटी प्लेलिस्ट भी है, लेकिन जो बड़े सेशंस हैं उसको भी आप देख सकते हैं, वो उसके अंदर भी सारा जो बुनियादी तौर पे चीजों को समझाया गया है। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा जो बुनियादी चीजें हैं वो कवर कर लें, क्योंकि असल में हमारा जो काम है, जाहिर सी बात है बुनियादी चीजें तो है ही कवर करना, लेकिन हमारा जो काम जिधर हम थोड़ा सा डिवाइड लेते हैं, ट्रेडिशनल किस्म की जो मेथडोलॉजी है, वो ये है कि इसको वेस्टर्न डिस्कोर्स के अंदर लाना। क्योंकि हम जो दोनों हैं, जाहिर सी बात है मेरी भी ट्रेनिंग जो है वेस्टर्न डिस्कोर्स के अंदर है, और शिवाज भाई भी इसी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चीजें मतलब हार्वर्ड के प्रोफेसर्स को बताएं जाके, या ये अपने येल को दिखाएं, प्रिंसटन को दिखाएं, और उनको कहें हमारे साथ एंगेज करो इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ। और जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें बाकी जो हमारे नौजवान है उनकी भी जरूरत है। तो इसीलिए अभी हम कर एक रहे हैं कमेंट कि मैं यहाँ पे बुनियाद के करना ऊपर काम चाहूंगा, करें। जी एक जी। कमेंट में करना चाहूंगा कि इलियास ने इंगेज किया है, और ये इतना मैसिव है इस्लामिक फिलोसफी कि लिटरली जो लीडिंग अभी एथिस्ट हैं या लीडिंग जो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड तक के, हार्वर्ड के जो डीन है इवन, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है भाई का, और पर्सनल इंटरेक्शन, और उनके पास इसके जवाब में आर्ग्यूमेंटेशन नहीं थी, फुल स्टॉप था। उन्होंने कहा कि तुम मेक सेंस कर रहे हो, और तुम्हारी बात मतलब कि आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रांग है, और ये मैंने पहली बार सुना है। और उसके बाद वो उन्होंने उसको टच नहीं किया, यानी कि उनके लिए भी एक चीज बड़ी प्रोवोकिंग थी। इसमें इतनी पावर है कि इस वक्त हमारा एक भाई जो अभी वेस्टर्न एकेडमिया में गया है, और जारी बात है लोग पहले भी रहे, लेकिन जारी बात है विद टाइम अगेन एवोल्यूशन के प्रोसेस से आपकी वो चीज स्ट्रांग होती जाती है। तो अब वो जिस लेवल पर उनको लग रही है जाके टच हो रही है,
तो वो चीज इतनी स्ट्रांगली उनको अपील क्रिएट करना शुरू हो चुकी है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको हल्का सामने रखा है कि पर्सनल डिस्कशंस हुई हैं इलियास भाई की, और उन्होंने बड़ा जो है वो इजहार किया इस चीज का, इसकी बर्तरी का, इस्लामिक फिलोसफी की, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स की। तो अभी ये एक आगाज है, वो इंटरेक्ट करें इस वर्ल्ड के साथ, तो आने वाले वक्त में आपको ये जस्टिस का फिनोमेना जो देखें, अब मतलब उससे मुझे ज़हन में आ रहा है कि इमाम ज़मान की हम हुकूमत की बात करते हैं तो हम उसको यूनिवर्सल हुकूमत समझते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आके वो यहाँ पर हुकूमत करेंगे जो इक्का दुक्का, और इवन यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ के भी लोग प्रिपेयर नहीं है इंटेलेक्चुअली यूनिवर्सली। तो क्योंकि उनका जो यूनिवर्सल नेचर की हुकूमत होगी उसका ज़मीना आपको नजर आना शुरू हो गया कि अब फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स इवन वहां पे क्रिएट होगा, वहां पर टिकल डाउन इफेक्ट होगा, वो लोग हार्मनी क्रिएट करेंगे आपके स्ट्रक्चर के साथ। और आने वाले वक्त में ये चीजें अस वैसे दम खत्म हो जाएगा कि हम यहाँ पर हैं तुम वहां पर हो, और मतलब कि जो एक डिवाइड है वेस्ट एंड ईस्ट की, उसको फिलोसफी खत्म कर सकती है, उसको मिस्टिसिज्म खत्म कर सकता है, इरफान यानी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन उनको इस हद तक अपील करेगी। जिस तरीके से इस पूरे डिस्कोर्स में आपको जो जो बयान किया गया, इवन कुत्ते की नजासत को भी अगर आप इस साइकोलॉजिकल एंगल से देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो कुछ और ही चीज कह रहा है, इस तरीके से तो नहीं सोचा गया था। तो ये चीजें जब इस एंगल में डिस्कस होंगी, मिस्टिकल वे में, फिलोसॉफिकल वे में, तो खुद वेस्ट और ईस्ट का भी डिवाइड नहीं रहेगा, यूनिवर्सैलिटी क्रिएट हो जाएगी, और उस यूनिवर्सैलिटी की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। और ये बुनियादी एक मुझे लगता है कि एक पेश खेमा होगा इमाम ज़मान का या परफेक्ट मैन की रूलिंग का। याद अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, मैं बस इसके अंदर यही कहूंगा कि वो इख्वानो सफा को भी देख लिया जाए, ब्रेदरन ऑफ प्योरिटी को, और उसमें इंशाल्लाह हमारा यही मकसद है कि अपने जो हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको ये वाली तरीके से भी समझाया जाए, मतलब इस्लामिक फिलॉसफी वाले तरीके से भी, और वेस्टर्न एकेडमिया में भी दिखाया जाए। इसलिए आप एक वीडियो देखेंगे जो उस पे है बफर गेट आर्ग्यूमेंट की, वही मैंने आर्ग्यूमेंट किया था जो फिलोसफी के हेड है अभी फिलहाल हार्वर्ड के अंदर, यही आर्ग्यूमेंट बफर गेट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था उसे। तो उन्होंने, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही जो सबसे मशहूर एथियस्ट है फिलहाल ग्राहम ओपी, उसे भी मैंने यही आर्गुमेंट पेश किया, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। जो क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा पोलेमिसिस्ट है और डबल पीएचडी है, मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी है और अपना फिलोसफी के अंदर वो पीएचडी है, अलेक्जेंडर प्रस, उनको मैंने ये प्रेजेंट किया सेम, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। तो ये जो तीनों अपनी शाखों के जो सबसे बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन तीनों के पास इस आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं था। और ये मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है या हमारे हम में से किसी का भी नहीं है, ये इस्लामिक फिलोसफर्स ने इसे बुनियादी तौर के ऊपर प्रेजेंट किया। और ये एक ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इस्लामिक फिलोसफर्स की यूनिक है, वेस्ट ये ग्रीक फिलोसफी से भी नहीं ली उन्होंने। ये जो मॉडर्न लॉजिक है ये इस्लामिक फिलोसफर्स ने खुद डेवलप किया। जो कहते हैं ना कि हमने सारी चीजें ग्रीक से ले ली हैं, इसमें वो वाला आंसर भी मौजूद नहीं है। तो ये हमारा मकसद है असल, कि एक ऐसी कम्युनिटी पैदा करना, ये आज एक इसकी एक मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जो इसका ग्रेटर गोल यही है कि एक ऐसी कम्युनिटी पैदा करना जिसके अंदर हमारे पास लोग हैं जो ना सिर्फ इस्लाम से शगफ रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो अपनी 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 लाइफ के अंदर कोई और भी काम कर रहे हैं, जैसे आप सब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। क्योंकि हमारा मसला सिर्फ ये हुआ है कि वो जितनी भी चीजें हैं, जितने बेहतरीन आइडियाज हैं, या तो वो फारसी के अंदर या अरबी के अंदर या किसी हद तक, मैं तो आपको बताऊं उर्दू के अंदर भी इतना ज्यादा मवाद मौजूद नहीं है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि उर्दू के अंदर मुस्तनद मंतकी कुतुब ऐसी इस लिहाज की मौजूद नहीं है, ना फलसफे के तराजिम मौजूद हैं, फारसी और अरबी के अंदर मौजूद है। मसला ये है कि वहां वहां पर वो कन्फाइंड रह गया कम्युनिकेशन गैप की वजह से, और उसकी वजह से हमारी भी उसके अंदर बेशक कोई कमी रही होगी, लेकिन जिस भी वजह से वो वहां पे अब कन्फाइंड रह गया। तो अब काम ये है अगली नस्लों का, हमारा काम ये है कि हम वो जो कन्फाइन हुआ हुआ मवाद है, वो जो विजडम है, उसको दोबारा प्रेजेंट करें दुनिया को उनकी जुबान के अंदर, जैसे जो इंग्लिश है, जो उर्दू है, जो आम जुबान के अंदर। और अगर ये प्रेजेंट हो जाता है तो इसकी रैशनल अपील इतनी है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, एक कोई एथियस्ट है, ठीक है, एक कुछ और है, उससे बात हुई है, हमने खाने पे उससे बात की है, वो खाने से उठा, वो कहता है मैं खुदा को मानता हूँ, मैं खुदा के वजूद को मानता हूँ। आपने तो बात ही ऐसी की है, हमने बात नहीं की। ये बात का अपने ही अंदर इतना वजन है कि वो बंदा जो एक्सेप्ट करने वाला होता है हक, वो फौरन बात सुन के कहता है बेशक ऐसे ही है, क्योंकि जिसके अंदर हक हो, वो एथियस्ट भी इस चीज का मजर हो सकता है कि समया ना बात हो ना, उसने जब उसने दलील सुन ली उसने मान ली। तो ये बात है, ये मैनिफेस्टेशन है।
तो ये हमारा मकसद है। और आजकल बहुत लोग एथियस्ट हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जो डोमिनेंट इंटरप्रिटेशन चल रही है वो साइंटिफिक है ही नहीं, उन लोगों को साइंस से कुछ शगफ है ही नहीं, मालूम है ही नहीं कि साइंस है क्या, फिलोसफी ऑफ साइंस क्या। दूसरी किस वजह से एथियस्ट हो रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि मतलब बुनियादी तौर के ऊपर इस्लाम का जो रैशनल साइड है वो उन्हें मालूम ही नहीं है, वो सिर्फ सिंबॉलिक चीज देखते हैं और उससे वो साइड पे हो जाते हैं। बल्कि आप ये देखें जिन लोगों की फिलोसॉफिकल अप्रोच नहीं भी है वो भी इतने लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं सिर्फ मॉडर्न अटायर पहन के। अभी पता नहीं मुझे इनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बहुत मशहूर ग्रुप हो रहा है आजकल जो बाइको शाइको पे फिरते हैं, आपने शायद देखा हो उन्हें, और पैंट शर्ट भी पहनते हैं ना, हम डिस्को मौलवी मॉडर्न मौलवी का नाम उन्हें इससे मौसूम किया जा रहा है। तो लॉजिकल कंटेंट उनके पास भी कोई नहीं है, अवाम सिर्फ उनकी शक्ल देख के कि यार ये तो कोई मॉडर्न लग रहे हैं, उनकी शक्ल देख के अवाम उनकी तरफ जा रही है। तो जो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है जो सच में यूनिवर्सलिस्ट है, जिसके अंदर सच में वो मॉडर्न ऐसी स्ट्रॉन्ग मॉडर्न कंसेप्शंस मौजूद हैं कि वो मॉडर्निज्म को उसकी लैंग्वेज के अंदर उसके घर में जाके उसे बताया कि आपकी कुछ बात सही है लेकिन ये देखें यहाँ पे आपकी ये खता है, तो अवाम आएगी और बहुत ज्यादा आएगी इंशाल्लाह। ये हक हक है ही ये कि जो जो अक्सरियत होती है अगर वो हक को सुने और हक कितना मजबूत हो तो इंसानी इर्तिका है ही है कि वो फिर उसको इंशाल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरी भी सब भाइयों से जितने भी ये देख रहे हैं बहनें भाई, इनसे यही दरखास्त है कि आप इस मैसेज को अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, कोई आपका दोस्त हो सकता है एथियस्ट हो, कुछ हो, कोई मुतजब्जिब हो, कुछ उसको शक पैदा हो गया हो, तो उसको लाएं, हम बात करें। हमारा इस्लामिक फिलोसफी का ग्रुप भी है, कुछ और भी हम बना सकते हैं, सेंस पाक का जो जर्नल का ग्रुप है उधर भी गुफ्तगू हो सकती है। तो ऐसे ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमने सबसे पहले हमने शुरू करना है, क्योंकि हम यहाँ पे देखें 22 लोग भी बैठे हैं, 15 भी बैठे हैं, अगर हर 15 में से हर एक बंदा 2 को बता दे सिर्फ, तो ये इफेक्ट खुद ब खुद ऐसे फैलता है बुनियादी तौर के ऊपर। तो और इसके जाहिर सी बात है फिर सबसे पहले आपको भी सीखने की जरूरत है खुद ब खुद। तो ये समरी है इन एसेंस इस पूरी डिस्कशन की मेरे ख्याल से। जी शहबाज भाई। शुक्रिया इलियास भाई, बहुत बहुत। और मैं तो इजाज़त चाहूँगा, मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है कि मैं और किसी क्वेश्चन को भी एंटरटेन कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाल्लाह इस डिस्कशन को हम लाइव रखेंगे, और आने वाले टाइम्स में आप हमारे जो ग्रुप हैं, हमारे यूट्यूब वो हैं, चैनल है और दीगर, उसका पार्ट बन सकते हैं और इन्हीं डिस्कशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं, इस तरह की डिस्कशन और अरेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से ये चीज़ें आने वाले वक्त में इस तरह प्रिवेल करेंगे कि हम ग्लोबल हार्मनी की तरफ जाएंगे, एक ऐसे यूनिवर्सल जस्टिस की तरफ जाएंगे कि जो पूरी दुनिया में, जहाँ पर जो है ना, जो अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को अपनी लपेट में ले सके और हम जस्टिस के साथ जो है वो लिव कर सकें, कनेक्ट हो सकें एक दूसरे से। और इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो है वो अनकरीब इसी का है। मैं तो इसी रिमार्क्स के साथ जो है वो इजाज़त चाहूँगा, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इस प्लेटफॉर्म पर, ख़ास तौर पे सेंस पाक का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो इनवाइट किया, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के डिस्कोर्स हम जनरेट करते रहेंगे।